they do not find anybody else around who can actually help them understand what the hell is actually happening in their life. आइसोलेशन भी फील करते हैं, वो आइसोलेशन भी फील करते हैं. खाना खाते हैं तो आपकी गट से जब उतरता है ना, तो वो बेसिकली वो एक पैल्पिटेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे वो खाना जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको उल्टा लटका दिया जाए ना फिर भी हाजमा हो जाएगा, क्योंकि पेरिस्टालसिस जो है वो बेसिकली खाने को नीचे लेके जा रहा है. वो जो आप ग्लोब बना लेते हैं निवाले का, तो हु इज डूइंग दैट? जब हम गॉड के एक्सपीरियंस की बात करें तो वहाँ पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो नीड्स हैं बेसिकली हैं क्या. और जितनी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हमारी आज है नीड्स की, तो ऑफन टाइम वी आर कंफ्यूजिंग मीन्स विद नीड्स. अच्छा, डोंट बिकम अ फितना व्हाइल फाइटिंग अ फितना. बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आ जाएंगे. और उसको भी पता है कि हाँ भाई मैं टीचर से एग्री करूँगा, टीचर की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करूँगा, तो मुझे द पॉसिबिलिटी ऑफ मी गेटिंग बेटर मार्क्स इज सिग्निफिकेंटली हाई. तो जो पूरा माहौल क्रिएट होता है ना इवेंचुअली, फिर देयर आर रूल्स, अ वेरी फिक्स स्ट्रक्चर. इतनी एब्सेंसेस हैं, इतनी छुट्टियाँ करेंगे तो आपको सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ वेरी ऑलमोस्ट अ ब्यूरोक्रेसी. आपकी जो नेटवर्किंग है ना, दैट इज हैज़ टू बी देयर. विदाउट नेटवर्किंग यू कैन नॉट, बिकॉज आपका सप्लायर अपने नेटवर्क से आता है इन द बिगिनिंग. इनफैक्ट फ्रॉम योर आइडिया टू योर सप्लायर टू योर कस्टमर टू योर इन्वेस्टर टू योर एम्प्लॉई, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर नेटवर्क. सही बात है. अब वो सोल ग्रुप से एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक के ऊपर. लोग अक्सर डालते रहते हैं मेरे पास इतने पैसे में कौन सा आइडिया, मुझे कोई आइडिया दो, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ. तो मैं वहाँ पर ये कमेंट करता हूँ जाके, भाई आपके ये देखो कि नंबर 1 आपका क्या एक्सपीरियंस है, नंबर 2 आपके जो नेटवर्क में लोग हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, एंड देन यू सी व्हाट यू कैन डू. अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या चल रहा है लाइफ में? बस रूटीन चल रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप. आपकी कुछ पॉडकास्ट मैंने देखी, और उमर जालियावाला से भी आपकी एक टॉक रही है जो मेरे ख्याल से कोविड के दरमियान, तो वो भी मैंने देखी. उमर जालियावाला भी यहाँ आए हुए थे, तो बड़ी सिमिलर कुछ थीम्स मुझे मिली जिस पे मैंने सोचा कि हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर मैंने आपकी जब फेसबुक से आपसे पहली दफ़ा बात हुई थी, किसी ने आपको टैग किया था, आई स्टार्ट फॉलोइंग यू, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली हिट मी in the gut was कि आपने लिखा हुआ है कि after PhD I realized I hardly know anything about myself and life as a whole, so trying to learn now. And you're 41 years of age, right? 41 years of age. कोई आम आदमी ये पढ़ेगा ना, बोलेगा यार कैसा पागल आदमी है, इतने अरसे बाद इतनी सब चीज़ें कर PhD करने के बाद, how can you think this way? मतलब what's the thought process behind this? थोड़ा सा मैं चाहूँगा you elaborate upon this. Long story. एक तो एंगल इसका ये है कि जो आपकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, नो मैटर आप एक PhD के बजाय 10 PhD कर लें, दैट डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट हु यू आर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट दिस वर्ल्ड इज़ अबाउट, और उस जो आप पूरी लाइफ आप गुजार रहे हैं कि उसका उसमें एग्जैक्टली आपकी क्या पोजीशन है, या वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट एग्जैक्टली. तो यू डोंट, जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना आपकी लाइफ के बारे में, स्पेशली हु यू आर एंड, so you don't get to have any good understanding of what exactly that is. In fact, there is nothing in this entire journey from class 1 to PhD, postdoc वगैरह वगैरह जिसके अंदर आप अपनी ज़ात के बारे में कुछ सीखते हैं. Literally nothing. और subsequently when I completed my PhD के बाद there were some experiences and they were not very profound, but what happened के PhD का last phase जो था आखिरी के 6 महीने, they were very stressful. And once PhD was done in flying colors, सारी चीज़ें हो गई, promotion भी हो गई, salary बढ़ गई, every life was very much settled after that, but still that stress was not disappearing. Okay. Anxiety was not disappearing, and I was like, why then am I still anxious? Why I'm still in that phase of stress? हालांकि तो that was the time when I began to ask questions about what really is happening inside. मतलब मेरी जो subjective state थी, that was somewhere else. Objective reality was somewhere else. There was a huge disparity, and I was not able to change that internal activity WhatsApp. That was there. So that was a point when I began to ask questions about why I'm feeling like this, why I'm in this particular state, and subsequently. I picked up a few books. वो एक कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनिसिटी का, I don't know. सिंक्रोनिसिटी सही है. तो वो समटाइम ऐसा होता है कि आपके जहन में सवाल होता है, आप किताब उठाते हैं, इंटरेस्टिंगली उसी किताब में उस सवाल का जवाब होता है, एंड दैट काइंड ऑफ लीड्स यू
तो कार्ल युंग की किताब कहीं से मुझे मिली और मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई वाज लाइक ओके फाइन ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और उसके बाद एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी एंड इट वाज लाइक फिर कोविड आ गया. कोविड में ऑफ कोर्स शेड्यूल वाज वेरी डिफरेंट, तो उसमें भी काफ़ी सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा साइकोलॉजी का इन पर्टिकुलर. तो आई रियलाइज्ड आफ्टर रीडिंग दैट लिटरेचर कि ओके फाइन आई नीड टू अंडरस्टैंड हु एम आई, मैं हूँ कौन. तो दैट वाज द थिंग. उसके बाद फिर मैंने वो लिखा जाके आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मैं हूँ कौन और लाइफ में मेरी क्या. अच्छा, आपका फॉर एग्जांपल जैसे बीइंग ए फिटनेस कोच, ये सवाल मेरे बड़े करीब होता है इसलिए कि मैं जब भी किसी को ऐसा देखता हूँ चेंज होते हुए, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे फिटनेस इज़ वेरी मच लुक डाउन अपॉन कि यार ये कोई करने वाली चीज़ है और ये बच्चों की चीज़ होती है क्या है. लेकिन आपने 41 ईयर्स आप अभी हैं, तो डेफिनेटली आपने 2-3 साल पहले जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, फॉर एग्जाम्पल ओमर जाले वाले 2-3 वीडियोज़ मैंने आपके देखी तो उसमें आप काफ़ी हैवी थे, तो यू हैव लॉस्ट वेट ऑलमोस्ट 20 something kg. तो इस एज में, क्योंकि 30 के बाद तो वैसे ही बंदा बुढ़ा हो जाता है, उसको लगता है कि यार अब क्या करना है हमें. तो इस एज में माशाल्लाह आपने अपने ट्रांसफॉर्म किया. व्हाट वर द पॉजिटिव चेंजेस दैट यू नोटिस्ड इन योरसेल्फ एंड व्हाट डू यू रिकमेंड अदर पीपल टू डू? एक तो उसका इम्पैक्ट मेरे स्ट्रेस लेवल के ऊपर बहुत मेजर. एक मुझे डिफरेंस फील हुआ अपने स्ट्रेस लेवल. अच्छा, स्ट्रेस लेवल्स कम हुआ. एंग्जाइटी वाली जो कैफे थी, मतलब जो मैं सब्जेक्टिव स्टेट की मैं बात कर रहा था ना, दैट काइंड ऑफ. तो फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं पैरेलली और लोगों की परसेप्शन ये होती है कि आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपका वजन कम हो जाए, आपके मसल्स बिल्ड हो जाए, बट उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी फील होना शुरू हो गया. एंड आई वाज लाइक ओके फाइन समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग. तो एक तो ये वाला एंगल है उसका कि माई स्ट्रेस लेवल्स एंड माई एंग्जाइटी लेवल्स वर सिग्निफिकेंटली डाउन बिकॉज ऑफ दैट. फिर लिटरेचर पढ़ा तो समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन योर सिस्टम व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग आउट. तो आपका जो फाइट एंड फ्लाइट वाली एनर्जी है ना, बेसिकली दैट काइंड ऑफ गेट्स रिलीज्ड. वो हार्मोन्स आर एट वर्क. एग्जैक्टली. तो कॉर्टिसोल जो फाइट एंड फ्लाइट का बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो रिलीज हो रहा होता है, तो जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, वजन उठाते हैं, दैट काइंड ऑफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोशन एंड दैट सब्सिक्वेंटली मेक्स यू फील बेटर इन टर्म्स ऑफ कि आपका स्ट्रेस लेवल. इसलिए कहते हैं कि आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है आपके हार्मोनल बैलेंसेस इम्बैलेंस को डिक्टेट कर रहा होता है. एग्जैक्टली. तो हार्मोनल बैलेंस आर लाइक सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट. आपका इन्फ्लेमेशन लेवल नीचे आ जाता है, आपका एंड ऑफ कोर्स वजन तो कम हुआ ही. यू स्टार्ट फीलिंग लाइट. एक्टिविटी लेवल, तो एनर्जी लेवल है सिग्निफिकेंटली गॉन अप. आपकी जो स्लीप साइकिल है उस पर एक इफेक्ट आता है. तो बहुत सारी ऑफ कोर्स. सही है. तो आपको टेम्परामेंट है सिग्निफिकेंटली. पहले गुस्सा ज़्यादा आता था, गुस्सा इतना नहीं आता कंपैरेटिवली. ओके. तो यू नो वैरायटी ऑफ थिंग्स. सही. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जैसे बायो में लिंक्डइन पे मैंने चेक किया, माशाल्लाह यू हैव बीन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. आपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी आपका रहा है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, नॉन प्रॉफिट्स में भी काम किया है, फिलॉसफी में आपने अलग काम किया है, इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस में आपने अलग काम किया है. बहुत सारे काम और बहुत सारे उलूम पे आपको उबूर हासिल है और कर रहे हैं आप. और I would rather consider myself as a student. उबूर हासिल होना मतलब वो तो इसका ज़बरदस्त. तो अभी आप और पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ स्टूडेंट. अच्छा, मसला सारा ये होता है कि इन द मॉडर्न टाइम्स वी फोकस मोर ऑन स्पेशलाइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूँ ना, तो स्पेशलाइज को बंदा होता है कि अगर बहुत सारा काम कर रहा है ना, तो उसको. हमारे पास एक यूट्यूबर आए थे जिससे मैंने स्टार्ट किया था हम लोगों ने, रामेश. तो वो भी बहुत सारी चीज़ें करता रहता है. तो मैंने उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की. उसने कहा यार फॉर पीपल आउटसाइड इट्स केओस, फॉर मी इट्स ऑर्गेनाइज्ड केओस. सही है, आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई थिंग्स. मुझे पता है कि यार आई डोंट. और इसी तरह जो रोगन के साथ एक नवाल रविकांत, जिनका एलिमेंट ऑफ नवाल एक बुक है जिनकी, तो उन्होंने भी कहा था कि यार आप यू आर बॉर्न एक्चुअली टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स. मतलब आप अपने आप को खुद साइलोज में बंद कर देते हैं. ये चीज़ समझ में नहीं आ रही लोगों की, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं फिटनेस भी कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी सोशल इशू से बात कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फैमिली इशू से बात कर रहा हूँ. वो करना क्या चाहता है लाइफ के साथ? तो करना क्या चाहता है लाइफ के साथ? मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि क्योंकि आप भी सिमिलर प्रोफाइल के हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. हाउ डू यू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव फॉर पीपल हु कांट अंडरस्टैंड? सवाल ये कि आप एक मशीन है या आप एक इंसान है. अगर आप एक मशीन है तो ठीक है, फाइन. जिस तरह एक कंप्यूटर के ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर डाला, उसको एक स्पेसिफिकली मकसद के लिए आपने डेडिकेट किया, उस मशीन को 2-4 सॉफ्टवेयर आपने लगाया उसके ऊपर, तो यू नॉट अ मशीन लाइक दैट. बिकॉज आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी एक इंटरेक्शन हो रही है माशरे के साथ. आप मार्केट में बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
आपकी जो मुल्क के पॉलिटिकल हालात हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं. इफ़ यू आर ह्यूमन बीइंग यू आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बिल्कुल. तो अगर आपको चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं तो आपके जहन में सवालात भी आने चाहिए. तो जब आप सवालात आएंगे तो ऑफ कोर्स उनका जवाब भी कहीं ना कहीं आप तलाश करेंगे ऑफ कोर्स उनका. ठीक है. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस आई सजेस्ट के यू कैन नॉट कन्फाइन योरसेल्फ इन वन स्पेसिफिक एरिया. अगर आपने सिर्फ इकोनॉमी को भी अगर समझना है, मतलब लेट्स सपोज यू आर एन इकोनॉमिस्ट, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंगल ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो वो जो जितने भी डिसिप्लिन है ना सोशल साइंसेस की जो एक हेडिंग के अंदर जो सारी डिसिप्लिन आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑल्सो, तो वो सारे के सारे आपको लेफ्ट राइट स्टडी करने पर देन यू एवेंचुअली. और ऑफ कोर्स क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, और अगर आपने अपने आप को एक प्रोफेशनल डिक्लेयर करके आपने बोला नहीं मैं तो जो है वो सिर्फ इसी स्पेशलाइजेशन की बातें करूँगा, तो आई एम सॉरी यू डोंट अंडरस्टैंड लाइफ. एंड प्रॉब्ली आपका अपनी ज़ात के साथ भी एक ताल्लुक जो वो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है. एंड वो जो क्यूरोसिटी अंदर से निकलती है ना, यू आर लाइक यार व्हाई द हेल दीस थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस. यू आर नॉट बीइंग अफेक्टेड, और इफ यू आर बीइंग अफेक्टेड तो यू आर नॉट टेकिंग नोटिस ऑफ दैट, रादर यू आर मोर इनटू डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ इनटू. अपने आप को बहुत मसरूफ रखा हुआ है आपने, और आप काम करते हैं, और यू आर मे बी एन एक्सपर्ट ऑफ मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, और यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग एल्स, और यू आर लाइक मोर इनटू दैट रूटीन लाइक अ मैकेनिकल. इसमें इल्यूजन ऑफ एक्सपर्टीज भी बहुत काम करता है कि इफ आई एम एन एक्सपर्ट आई हैव टू बी मतलब ऑन द टॉप ऑफ माय गेम, आई हैव टू नो एवरीथिंग. पीएचडीज के साथ खास तौर पे होता है, खास पीएचडीज के साथ. And the day they complete their PhD and they are in this impression probably कि यार उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, but if they look closely तो it is like something which is officially also acknowledged कि a PhD an expert, a PhD knows everything about nothing. आपका thesis is about such a narrow specific area, or basically you're not expert of that particular discipline, you're an expert of the method that was involved in collecting data and analyzing that data. You're an expert of that method, and you can definitely if you learn that method तो आप उसको बार बार मज़ीद रिसर्च करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. But there are so many things in the world that you don't understand. और experts को मैं sorry to say this word, मैं I literally consider them jahil. अगर आपको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की एक्सपर्टीज़ है तो आपको दूसरी चीज़ों का नहीं पता. एंड देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ डिसिप्लिन्स. सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को बारे में जान के आप व्हाट डज यू नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टफ. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल एरा में हम डिजिटल मार्केटर्स की बात करें या कॉपी राइटिंग की बात करें या मनी मेकिंग की बात करें, जितने भी सारे वो कहते हैं ना कि कोर्स बना रहे हैं कि भाई पैसे बना लो ऑनलाइन ऐसा कर लो, उसके लिए बहुत कुछ मालूम होना चाहिए ना. अभी उसामा बैठे हुए थे हमारे पास, तो जब हमने उसामा से बात की तो उन्होंने कहा कि यार इसमें आपको बायर पर्सोना बनाना पड़ता है. बायर पर्सोना के लिए उसकी साइकोलॉजी जाननी पड़ती है, फिर उसके टच पॉइंट्स क्या हैं जहाँ आप उसे वो कर सकते हैं. पूरा सोशल मीडिया का भी एक पूरा मैकेनिज्म है दैट दे हैव टू फॉलो, अदरवाइज यू कांट मार्केट टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम. ठीक है. तो अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने और नोट की है जो बहुत दफ़ा लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पेरेंट्स भी ये इनकरेज नहीं करते, और एज अ सोसाइटी बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं जो कि मुश्किल लगती हैं, ठीक है, और आप ऐसी चीज़ों पे सवाल उठा लेते हैं जो कि सोचा भी नहीं है किसी ने, तो वो बोलेगा यार ये बंदा पढ़ता बहुत है, इससे दिमाग ख़राब हो गया इसका. तो जैसे आप माशाल्लाह आपका मुताल्ला है, मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं जितना पढ़ सकूं पढ़ूं और ऐसे लोगों से बात कर सकूं, क्योंकि मुझे भी जवाब चाहिए. क्योंकि पॉडकास्ट में सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होता है कि जब कोई मुझसे सवाल करता है ना, मेरे पास एक जवाब होता है, लेकिन जब मैं सवाल करता हूँ ना, मेरे पास 10 जवाब आते हैं. सही है. तो मैं आपकी तरफ से ये जवाब जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि अगर बंदा बोलता है कि यार ज़्यादा पढ़ने से इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है. हो सकता है. टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल, स्पेशली फ्रॉम कन्वेंशनल डेफिनेशन हो सकता है. हाँ नहीं, व्हाट इज़ पॉसिबल कि आप उस लिटरेचर को जो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो उस कंटेंट को जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस एक्सप्लोरेशन के थ्रू यू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर ओन सेल्फ फ्रॉम योर ओन सेल्फ. ठीक है. अगर आप escape तलाश कर रहे हैं उस लिटरेचर में, और इफ़ यू हैव इश्यूज, और टिपिकली जो थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा फील भी कर रहे होते हैं चीज़ों को, और दे आल्सो फील मिसअंडरस्टूड. तो ऑलरेडी सपोज ज़रा से 2-4 इंसिडेंट्स हो जाए उनकी लाइफ में, तो दे डू नॉट फाइंड एनीबडी एल्स अराउंड हु कैन एक्चुअली हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज एक्चुअली हैपनिंग इन देयर लाइफ.
आइसोलेशन भी फील करते हैं, वो आइसोलेशन भी फील करते हैं. सब्सिक्वेंटली एंड इफ यू आर इंट्रोवर्टेड ऑल्सो, तो फिर आप जो है वो यू नीड आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड यू नीड समबडी टू एक्चुअली, तो योर बुक्स कैन एक्चुअली बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. बट एट द सेम टाइम what can happen कि the literature can also distract you from your own self if that literature is not helping you connect with what's happening inside of you. ठीक है. और लेट्स सपोज अगर मैं इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ता रहूँ या मैं पॉलिटिक्स की थ्योरी की किताबें पढ़ता रहूँ या फिर मैं अगर हिस्ट्री पढ़ता रहूँ, और none of that is actually connecting with me with my own self. All right, and I have done this myself quite a lot. मेरे पास अच्छी खासी घर में अगर आ पाए या मेरे ऑफिस में आए तो यू विल फाइंड बुक सेक्शन जिसमें बहुत सारी आपको किताबें नजर आएंगी, और बहुत सारी उनमें से साइकोलॉजी के बारे में या फिर दोज बुक्स व्हिच एक्चुअली हेल्प यू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, दे आर नॉट फ्रॉम दैट जॉनर. ओके. तो एंड आई वाज रीडिंग दैट लिटरेचर आल्सो, एंड फॉर क्वाइट सम टाइम आई रियलाइज कि दैट लिटरेचर इज एक्चुअली डिस्कनेक्टिंग मी फ्रॉम माय ओन सेल्फ. तो अगर लिटरेचर ये कर रहे हैं आपके साथ, जो कंटेंट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ये कर रहे हैं, इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड. एक और आप ये काम करते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्न द हार्ड वे आल्सो, कि आपकी एक सब्जेक्टिव साइड होती है जिसमें आप चीज़ों को फील कर रहे हैं, ठीक है, और एक आपकी एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की. ऑफन टाइम वी ट्राई टू निगेट आवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस थ्रू रैशनलाइजेशन. We're like, I don't want to feel this way. तो इसका मतलब है कि probably it is illogical to feel this way, and since you read a lot of stuff about so many different things, so you get a lot of content or argument against that particular state of being that is emerging from deep down inside on a very subjective level. तो अगर आप disconnect हो रहे हैं तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि दिमाग ख़राब हो सकता है, because the part of you which you are ignoring is not going to disappear. It is very much there. It remains there. और जितना आप उसको इग्नोर करते हैं उसका रिएक्शन भी उतना स्ट्रांगली आता है लॉन्ग टर्म में. आपकी जो इमोशंस हैं दे कैन गेट ट्रैप्ड इन योर सिस्टम. इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैन एक्चुअली गेट ट्रैप्ड इन योर सिस्टम इन द लॉन्ग रन. दे कैन इवन डैमेज योर फिजिकल हेल्थ. एंड आई हैव एक्सपीरियंस द हार्ड वे. एंड कंट्रीब्यूट टू योर स्ट्रेस एज वेल. और वो ऑब्वियसली क्योंकि आप इंटरनली स्ट्रेस बेसिकली क्या है, सिंपली जो मेरी डेफिनेशन है, आपकी एक सर्टेन नीड है और आप उस नीड को पूरा नहीं कर रहे, यू आर अंडर स्ट्रेस. ठीक है. और नीड क्या क्या ये आपको मालूम होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. बहुत ही एक लिमिटेड एक खाना खा लिया और दोस्तों से बातचीत कर ली और सो गए और वो नेटफ्लिक्स देख लिया, कुछ कर लिया. देयर आर लॉट्स ऑफ आवर नीड्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल जो एक नीड मुझे लगता है कि लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, दैट इज़ टू फील योर इमोशंस एंड कंप्लीट योर इमोशनल साइकिल्स. इफ़ यू आर गेटिंग एंग्री एट समथिंग, किसी को इंसिडेंट हुआ और आपको गुस्सा आ गया, ऑब्वियसली उसको वेंट आउट करने के तरीके हैं. देयर इज डेफिनेटली अ वे जिससे आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बट एंगर इज देयर इन योर सिस्टम. व्हाट यू आर डूइंग विद दैट एंगर. जस्ट लाइक दैट, अगर वो फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स जनरेट हो गया इन योर सिस्टम, व्हाट यू आर डूइंग विद दैट. अगर आप किसी इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, यू लॉस्ट समबडी इन योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल समबडी डाइज इन योर फैमिली मे बी, और बहुत सारे किस्म के नुकसान हो सकते हैं इंसान को. आपकी गाड़ी छिन जाती है, मोबाइल छिन जाता है. तो दैट इंसिडेंट मेक्स यू सैड and frustrated and angry and blah blah blah. अब let's suppose you are feeling sad, तो उस emotional cycle को complete करने का certain process है, and unfortunately people don't understand. और उसको वो rationalize करते हैं. और rationalize करके वो they try to bury those emotions under the carpet. I don't need to feel this. Why? Because it doesn't make any sense. और आपने recently एक post की थी ना कि when you don't know what you need, market will tell you what you want. Market will tell you what you want, exactly. हाँ. मार्केट पे टेल यू एग्जैक्टली. थोड़ा सा मेरा ख्याल 1 आध महीना हो गया शायद पोस्ट. तो ये चीज़ बड़ी मुझे हिट की कि वाकई ऐसा है, क्योंकि वो जो सोशल डिलेमा, वो जो मैंने उसकी बात की थी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री की, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं. एग्जैक्टली. तो वो फिर मार्केट आ जाती है, दिस इज व्हाट यू नीड, एंड यू आर, आप इतना इसको इग्नोर करे जा रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है व्हाट एग्जैक्टली दैट इज. तो डिस्ट्रैक्शन के थ्रू जो आपको और डोपामाइन हिट्स भी मिल रही हैं आपको, और वो तो उसको आपको लगता है कि आप थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं आफ्टर गेटिंग एंगेज, and you get this false understanding that I actually needed this. I needed a milkshake maybe. I needed to go to some bakery and buy some cake or whatever. तो वो सारी जो distraction market में available हैं, वो the market is there to grab that as an opportunity. एक अच्छी पर्सनालिटी है खुर्रम इलाही, शायद आप जानते हो, वो इकबाल पे बहुत बात करते हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं. तो उनका भी अभी एक वो था
वो भी इंशाल्लाह कराची आ रहे हैं 1-2 हफ्ते में, हमारा प्लान है उनसे। वो बड़ी खूबसूरत एक बात की उस बंदे ने, उनके कोई उस्ताद हैं अहमद जावेद, तो वो कह रहे थे कि अहमद जावेद ने बड़ी खूबसूरती से मुझे एथीस्ट से मोहब्बत कराई लेकिन मेरा ईमान नहीं हिलने दिया। तो ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट थी मेरे लिए। मैंने कहा यार आई वांट टू डेल्व डीपर इनटू इट कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बंदा एथीस्ट को वैसे ही काफिर मानता है, उससे बात ही नहीं करता। लेकिन मेरा ख्याल से कि एथीस्ट या एथीज़म जो क्वेश्चंस उठाता है उससे एक पर्सपेक्टिव ज़रूर ड्रॉ होता है, जिसको आपका ईमान और पुख्ता होना चाहिए या फिर आप ईमान के नज़रिए से जाते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग अभी एक हमारे एक बड़े मजहबी साहब हैं जिन्होंने कुछ अर्से पहले एक फेसबुक पे पोस्ट लगाई उसकी सेपियंस की, जो नोवेल की बुक सेपियंस के गोना रीड दिस वेरी मच एक्साइटेड। तो मैंने नीचे 2 कैवियर्स दे दिए। मैंने कहा सबसे पहले तो ये होमोसेक्सुअल है, सही है, ठीक है, ये गे है, और दूसरी चीज़ ये एथीस्ट है, ठीक है, एंड आप दोनों चीज़ें आपके लिए हराम है और दोनों चीज़ों के लिए आप नहीं जानना चाहते। तो टू रीड दैट पुटिंग दीज थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, उन्होंने कहा यार देन आई शुड नॉट रीड दिस। दैट वाज वेरी, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो बोलेंगे यार लेट्स एक्सप्लोर के क्या है, क्योंकि हमें बेसिकली ये लगता है कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम किसी दूसरे पर्सपेक्टिव पे अगर थोड़ा डिग डाउन करेंगे भी तो हमारा ईमान चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा मेरे लिए भी बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि यार आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है और इतना कमज़ोर ईमान है क्या? तो इस पर आप क्या कहेंगे? ईमान जब आप उसको एक मेंटल चीज़ बना देते हैं ना तो फिर वो डेफिनेटली कमज़ोर हो जाता है। यूंग की कोट है, मैंने भी मेरी नज़र से गुजरी, कह रहा है कि जितने कल्चर्स पास्ट में गुजरे हैं all of them had a concept of God. Atheism is a very recent phenomena. बिल्कुल। और वो God को वो mentally नहीं समझते, they were used to experience. Okay. Means कि you have, जब आप अपनी ज़ात से connected हैं, एक quote है, इसकी English translation is something like this, ये understanding of your own self leads you to understanding of the God. इमाम गज़ाली ने की जो किताब है कीमिया सादत, उसका चैप्टर नंबर 1 एग्जैक्टली इसी कोट से उन्होंने शुरू किया। इब्न अरबी इवन इज रेफरिंग दिस कोट एज अ हदीस। इमाम गज़ाली सेइंग दिस इज नॉट हदीस। अच्छा, इस्लाम से पहले किसी क्रिश्चियन स्कॉलर ने एग्जैक्टली बात की है। क्रिश्चियनिटी से पहले किसी ग्रीक ऑरेकल ऑफ डेल्फी, देयर इज सम प्लेस इन ग्रीस, वहाँ पे किसी बिल्डिंग पे एग्जैक्टली इस तरह के अल्फाज लिखे हुए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉड। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, आपको अपनी नीड्स समझ में आती हैं, एंड देन यू लुक आउटसाइड एंड यू सी कि द यूनिवर्स इज समहाउ रिस्पॉन्डिंग टू योर नीड्स एंड यू लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। वो जो मिस्ट्री है ना, सिंक्रोनिसिटी की मैंने टर्म यूज की थी, यू एक्सपीरियंस दैट सिंक्रोनिसिटी। कैन आई पुट अनदर वर्ड टू इट, सेरेंडिपिटी, इज दैट सेम सिंक्रोनिसिटी से? क्योंकि नहीं, आई डोंट थिंक सर, क्योंकि ये भी अक्सर ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जो चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आई नीड टू लुक दिस अप। सेरेंडिपिटी का मैंने वर्ड कई दफा सुना है, बट कैन आई चेक दिस? बिल्कुल कि व्हाट एग्जैक्टली डज दैट। मुझे लग रहा है कि दिस कॉन्सेप्ट इज सेम, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, और ये याद ही मुझे इसलिए रहा कि मैंने कहा यार मेरी लाइफ में काफ़ी दफ़ा हुआ है ऐसा। अच्छा, इसने तो मूवीज निकाल के देनी शुरू कर दी इस नाम से। सेरेंडिपिटी आप नाउन करके करेंगे ना तो आ जाएगा। The fact of finding interesting or valuable things by chance. Achha, this can be a very abstract level understanding of synchronicity itself. तो synchronicity is something very specific. आपकी एक बड़ी एक need है, बड़ी acute किस्म की, you are feeling कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, और something happens, और exactly वही चीज़ कहीं ना कहीं से आपके पास उसी टाइम पे आती है जिस टाइम पे वो चीज़ आपको चाहिए। जब आपके साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, that's the experience you're talking about. That's the experience you're talking about. And इस तरह के experiences are recognized and acknowledged across history. जब से आपको जो documented history है आपकी, सही बात, कोई भी culture ऐसा नहीं गुजरा जिसने, तो यूंग वो कह रहा है कि God is not an intellectual idea, God is an experience. You experience God at a very personal level inside. सही बात है। मतलब आप अपनी ज़ात के अंदर थोड़ा बैठ के गौर करना शुरू कर दें तो फॉर एग्जांपल रूमी की कोट है ना, द क्योर ऑफ पेन इज़ इन द पेन। इमोशनल जो पेन है आप उसको फील करके देखें, जस्ट सरेंडर टू इट, somehow the remedy is going to emerge from your system automatically. And whenever I experience, I'm like, what the hell is happening? तो जो उसका कोई ऐसा थॉट या कोई ऐसा पर्सपेक्टिव या कोई ऐसी फीलिंग जो उसका बिल्कुल काउंटर होती है, वो ऑटोमेटिकली कहीं से आती है। आपके हाथ में कट लगता है,
ठीक है सब्जियां काटते हुए आपने हाथ काट लिया एंड देन यू, अभी मेरी उंगलियां से थोड़ी सी कटी हुई है, तो लेट्स सपोज इफ आई टेक अ पिक्चर ऑफ दिस वुंड एवरी आवर फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक हफ्ते में बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी, और इफ आई मेक अ वीडियो ऑफ दैट आई वुड सी दिस थिंग ऑटोमेटिकली गेटिंग हील्ड, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। और जब आप माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं सेलुलर लेवल के ऊपर जाके, तो बहुत एक पूरा सेल इज यू नो यूनिवर्स इटसेल्फ, एंड दैट इज रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ प्रिसाइसली इन अ मैनर, तो यू आर एक्सपीरियंसिंग गॉड राइट नाउ इन वेरी सिंपल वर्ड्स लाइक दिस। हाँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फिटनेस की बात करूँ तो इट्स अ होल साइंस ना। जब मैंने बेसिकली पढ़ना शुरू किया, बायोलॉजी हम सब ने पढ़ी है, 7th 8th ग्रेड में हम इंटरमीडिएट करते हैं, A levels करते हैं, बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, सही है। ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे बायोलॉजी के टीचर्स हैं जो मेरे अंदर ट्रेनिंग रह चुके हैं, और जब से कॉन्सेप्ट्स की बात होती है तो कहते हैं हाँ ये हमें पता है, एप्लीकेशन कहीं नहीं है, सही है। तो मैंने नॉन मेडिकल का होते हुए जब मैंने ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ह्यूमन बॉडी को भी समझ लेना अगर सेलुलर लेवल पे, तो ही कैन रिमेन एन एथीस्ट, यानी उसको कहीं कोई ना कोई तो है जिसने ये सिस्टम क्रिएट किया है या बनाया है। फॉर एग्जांपल पेरिस्टाल्सिस एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो आप जब खाना खाते हैं तो आपकी गट से जब उतरता है ना, तो वो बेसिकली वो एक पैल्पिटेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे वो खाना जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको उल्टा लटका दिया जाए ना फिर भी हाजमा हो जाएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस जो है वो बेसिकली खाने को नीचे लेके जा रहा है, वो जो आप ग्लोब बना लेते हैं निवाले का। तो हु इज़ डूइंग दैट, मतलब देयर इज अ सिस्टम। और फिर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरह आपके उसमें काम करता है, मैदे में काम करता है। तो ये आपने बिल्कुल सही बात की ना कि आपने जो हीलिंग वाली बात की। अच्छा, अब अगेन दिस इज अ मेंटल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गॉड इज। एक सब्जेक्टिव लेवल एक्सपीरियंस जो है ना गॉड का, दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट। दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड, दैट इज टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड, एंड यू आर फीलिंग गॉड ऑन एन इमोशनल लेवल। और वो उस वक्त टिपिकली ज़्यादा आपको फील होता है व्हेन यू आर इन सम डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, और वो उस डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के साथ आप डील कर रहे होते हैं, एंड देन समथिंग मिराकुलस एक्चुअली हैपेंस एंड यू आर आउट फ्रॉम दैट। जिस टाइम पे एग्जैक्टली जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल रही है। अच्छा, फिर एक वो हज़रत अली की कोट है ना कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से फेल होने से बचाना, एंड यू डेस्परेटली वांट समथिंग और वो चीज़ नहीं मिलती आपको, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज वाओ अगर मुझे मिल जाती तो आई वुड हैव बीन इन सम बैड शिट। तो ये इस पे जो बड़े हमारे फेवरेट हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन, उनका जो $7 प्रोडक्शन है उसकी स्टोरी भी यही है कि बेसिकली इन फुटबॉल टीम में आई वाज फेल्ड, सही है, जो मेरे पास $7 थे पॉकेट में, तो मैं फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आया था, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट आई वांटेड द मोस्ट, दैट डिड नॉट हैपन। अगर वो हो जाती तो क्या होता। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लूँ, अगर जब मेरी शादी हुई डेफिनेटली मेरे पास गाड़ी नहीं थी, सही है, तो मेरी बेटी जब मेरी शादी हुई तो मेरी प्रमोशन हुई, मुझे बेसिकली ब्रांड न्यू कार मिली, तो समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में, दूसरा बेटा हुआ, फिर और भी चीज़ें हुई। अभी रिसेंटली जब मैंने एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना चाह रहा था, सेल्स की जॉब के बड़े प्रेशर्स होते हैं, तो एक जॉब पे मैं थक चुका था, मतलब मैंने कहा यार शिट यार कोई, अब जैसे जो 9 to 5 मेंटालिटी होती है ना, वो यही होती है कि यार दूसरा स्विच मिल जाए या अच्छा रेज मिल जाए, इससे बढ़ के आगे सोचते नहीं लोग। तो मैं भी उस वक्त इसी उसमें था, इसी विशेष सर्कल में था। तो एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वॉज जस्ट डन विद एवरीथिंग, कि मुझे ये लगा था कि यार मैं कुछ नहीं और रिज़ाइन कर दूंगा। तो उसी शाम को ऑड आवर्स में 9:30 बजे मुझे कॉल आती दूसरी कंपनी से, जहाँ मैं 6 महीने पहले इंटरव्यू दे चुका था, 2 इंटरव्यूज़, और उसके बाद मुझे पता था कि अब ये हायर नहीं करेंगे। तो दे जस्ट कॉल्ड मी अपॉन कि आप कल आ सकते हैं। तो मैंने कहा फॉर व्हाट? उन्होंने कहा वो 6 महीने पहले हमने 2 इंटरव्यूज़ किए थे ना, फाइनल इंटरव्यू करना है। दैट वाज एक्सपीरियंस। सिंक्रोनिसिटी, हाँ, सिंक्रोनिसिटी, वही सेरेंडिपिटी मैंने जब से सीखना शुरू किया कि आपने सिंक्रोनिसिटी नाम दिया, मैं उसको दूसरों से करता हूँ कि दैट वाज डॉट्स कनेक्टिंग समहाउ, यार कहीं ना कहीं मैंने बड़े बुरी तरह चाहा कि यार कुछ हो जाए, एंड दैट हैपेंड। यू नो, मैं अक्सर कहीं पे किसी रैंडम जगह पे होता हूँ, मैं मस्जिद तलाश कर रहा हूँ, कोई बंदा आता है, आप मस्जिद तलाश कर रहे हैं, आप मैं लेके चलता हूँ आपको। आई मीन हाउ द हेल यू नो कि मैं मस्जिद तलाश कर रहा हूँ। एक दफ़ा गाड़ी मेरी ख़राब हो गई, सुबह का टाइम था, सुबह मैकेनिक सारे बंद होते हैं, एक भाई साहब आए साइकिल पे, आपकी गाड़ी ख़राब हुई है, मैं मैकेनिक को मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक किया, गायब हो गया। आई मीन व्हाट्स हैपनिंग। तो एंड जो बुक्स का मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि यू हैव दिस वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन इन माइंड व्हिच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, गूगल पे भी आपको जवाब नहीं मिल रहा सवाल का, एंड यू पिक अप अ बुक एंड ऑथर इज टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट द सेम थिंग, एंड दैट बुक इज लाइक रिटन 40 years ago, एंड व्हाट जस्ट हैपेंड। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो आपको एहसास दिलाते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल से इसमें बेस्ट सेलर्स कैन हेल्प यू और नॉट। बेस्ट सेलर्स का तो कमर्शियल एंगल है ना पीछे, नहीं कर रहे, दे आर बेस्ट सेलर्स फॉर अ रीजन। I don't think so.
और मैंने जो बेस्ट सेलर्स को पढ़ना ही छोड़ दिया पिछले काफ़ी अरसे से आई एम नॉट रीडिंग बेस्ट सेलर्स। ये वाकई एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहिए, क्योंकि लोग शो ऑफ करते हैं कि मैं बेस्ट सेलर्स पढ़ी पढ़ी वो बेस्ट सेलर्स हैं इसलिए कि दे आर बीइंग पुश्ड। एग्जैक्टली। I often find after reading depth psychology in particular, Jungian psychology को अगर आप पढ़ें थोड़ा एक्सप्लोर करें डिटेल में, तो बहुत सारी एडवाइस which is there in these books like Atomic Habits और वगैरह वगैरह, they are misleading in fact. They are like trying to manipulate something that should not be manipulated in your system, और जब आप उसको manipulate करते हैं उस सिस्टम को, तो वो फाइट बैक करता है बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। फिर आप किसी दूसरी किताब पढ़े होते हैं उसको उस रिएक्शन को काउंटर करने के लिए, तो आई डोंट रिकमेंड दैट एनीमोर। बड़ा केयरफुली मैं किताब को मैं पहले किसी 2-3 वीडियोस देख के मैं रिव्यू कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आई एम लाइक ओके फाइन, शुड बी रीडिंग दिस और नॉट। बट टिपिकली माय सजेशंस टू पीपल इज प्लीज डोंट रीड दिस। जब गॉड की एक्सपीरियंस की बात करें तो वहाँ पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो नीड्स हैं बेसिकली हैं क्या। और जितनी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हमारी आज है नीड्स की, तो ऑफन टाइम वी आर कन्फ्यूजिंग मीन्स विद नीड्स। हमें लगता है मिसाल के तौर पर हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी हमारी नीड है, या फिर हमें कोई इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, या फिर हमें कोई जॉब चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मीन्स। नीड इज़ समथिंग एल्स, नीड इज़ समथिंग दैट इज़ डीपली, तो जितनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हमारी नीड्स की होगी उतना ज़्यादा वी विल रियलाइज़ के हाउ अल्लाह ताला इज़ ट्राइंग टू give us something that is really addressing that particular need, which connection है ना, how universe is responding to your need and what that need is। तो वो उसी वक्त आपको सही अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप अपनी उस नीड को सही तरीके से और डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मीन्स क्या है और नीड्स क्या है। मीन्स क्या है और नीड्स क्या है, एग्जैक्टली। हम मीन्स को नीड से कंफ्यूज कर रहे होते हैं और मीन्स होते नहीं हमारे पास। हम वी आर लाइक यार हमारी लाइफ कह रहा है कि आई नीड अ स्पाउस टू मेक माय लाइफ ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली। तो लाइफ ब्यूटीफुल करने के लिए यू डोंट नीड अ स्पाउस स्पेसिफिकली दैट्स अ मीन्स एग्जैक्टली। अच्छा, बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मोर देन अ डेकेड आप भी रहे हैं, मैंने भी काम किया काफ़ी कंपनीज़ में। एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्स जाती है, लेकिन दैट्स वेरी मच इनकरेज्ड, और वो फैमिलीज़ में भी इनकरेज की जाती है, और वो है बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। क्योंकि होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा मुताला कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा रहे हैं, तो पॉलिटिकली करेक्ट होना ना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। शुगर कोड करना हमारे बस की बात रहती नहीं है। सही। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक पॉलिटिकली करेक्ट होना ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन सिचुएशन में, ह्यूमन इंटरेक्शन में, चाहे वर्क लाइफ में हो, फैमिली में हो? क्योंकि अगर जो दिल में मुझे बोलना शुरू कर दिया तो कितने दंगे तो वैसे ही शुरू हो जाएंगे। आई थिंक वो वी आर स्केयर्ड ऑफ डिसएग्रीमेंट बेसिकली। तो हम बस जो सामने वाला बोल रहा होता है बस एग्री कर जाते हैं उससे। इवन अगर आप फैमिली के अंदर गैदरिंग्स में मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हो रही होती है तो वी जस्ट एग्रीइंग विद ईच अदर। बट द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर, बल्कि इनफैक्ट होता ही है कि उस प्रोसेस के अंदर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी कहीं सप्रेस हो जाता है, एंड यू आर ऑल्सो मेंटली ऑन दिस फ्रिक्वेंसी के यार मुझे बस एग्री करना है चीज़ों से। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जब आपका ब्रॉटअप ही इस माहौल में हो रहा है, तो कार्ल सेगन की मैं कहीं कोट पढ़ रहा था कि बच्चे जो हैं जब छोटे होते हैं 3, 4, 5 years, तो वो दे आर आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अच्छा ही वाज ब्लेमिंग द स्कूलिंग सिस्टम। The schooling system जो है वो appreciate them for having answers, does not appreciate them for having questions. So subsequently they also learn from that environment कि मुझे सवाल नहीं पूछने। अच्छा, सवाल पूछने का मतलब ये कि आप सोच रहे हैं, सोचना बेसिकली इज एन एक्ट ऑफ रेबिलियन, बिकॉज जो ट्रेंड ऑफ थॉट चल रहा है जैसा भी है, आपने पॉज करके उसको एवेलुएट किया, एवेलुएट करके आपने कहा यार ये इसके अंदर कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ गैप है, कुछ कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस थिंग। तो उसका मतलब है कि वो जो ट्रेन चल रही थी अंधाधुन उसको फॉलो करने से आपने रेजिस्ट किया फॉर अ मोमेंट। तो थिंकिंग लिटरली इज एन एक्ट ऑफ रेबिलियन इन दैट सेंस। और इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग विद, बेसिकली वी जस्ट ट्राइंग टू कंप्लाई एंड एग्री, और वो लोग जो हैं वो फिर आपको ज़रा सा वो उस एंगल से देखते हैं यार ये हमारे साथ। So we have this fear probably, that is why. So it's more of an emotional thing, less of an intellectual thing. Also, if you think a lot, ना मतलब if you think over it from different angles, तो इसमें भी ये भी होता है कि you find correct answers as well. For example, अगर politically correct होने की बात हो रही है तो बहुत दफ़ा क्या होता है, you are not politically correct when you don't think from different angles. ये जो है वो बोल दिया, लेकिन आपने रुके, एनालाइज किया, अपनी थॉट्स को एनालाइज किया, फिर उसको रीपोजिशन किया कि यार मैं अपना काम कैसे निकलवा सकता हूँ। फिर एक और उसमें चीज़ है कि इफ़ यू जस्ट एग्रीइंग
तो थिंग्स आर सर्टेन, एवरीथिंग इज सेटल डाउन, बिकॉज अगर आप बहुत सारे 50-60 वाली कैटेगरी के लोग बैठे हुए ना गैदरिंग फैमिली में, और वो एक पॉलिटिकल किसी इशू, तो दे नो एवरी डैम थिंग, they have a very good explanation of everything that is happening in the entire world. वो दज्जाल से लेके और वो वगैरह वगैरह, they have a very good comprehensive understanding. So while reading again some psychology, I noticed this thing. Even Jordan Peterson also mentioning this thing. We have this urge to be in an environment जहाँ पे everything appears certain. But the moment you are reading और वो बड़ा एक इंसान जो है ना वो खौफ महसूस करता है the moment you realize that things are not uncertain. Things are uncertain. हाँ सही. And अगर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हैं, अगर आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं, तो जस्ट रियलाइजिंग कि यार देयर आर थिंग्स व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट क्लियर, देयर आर थिंग्स व्हिच आई नीड टू एक्सप्लोर फर्दर, तो वो मेक्स यू फील, सही, तो गिव यू हॉन्टेड फीलिंग. एग्जैक्टली. अच्छा, मैंने कुछ स्टेटमेंट्स, क्योंकि आप अक्सर पोस्ट करते रहते हैं अपने फेसबुक पे, एंड एक्चुअली सॉरी, सवालों को जिंदा रखना जो है ना वो एक मैच्योर जहन की निशानी है. इमोशनली हेल्दी मैच्योर इंसान जो है वो सवालों को जिंदा रखता है अपने जहन. अच्छा, इसमें आपने एक मिनट में निकाल लूँ पहले. सही, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो वैसे तो आप माशाल्लाह हर रोज़ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करते रहते हैं, और इट्स वेरी मच इन डेप्थ. इसमें सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने ये लिखा है, इग्नोरिंग योर अनमेट नीड इज़ इग्नोरिंग योर अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद गॉड. जी, थोड़ा सा हमने इसमें टच अपॉन किया है, लेकिन आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट कि अगर कोई ऐसी नीड है जो आपकी अभी तक मीट नहीं हुई है, तो उसको मीट करने में अपॉर्चुनिटी है कि आप गॉड से कनेक्ट करेंगे, राइट? जी. सो यू शुड try to meet that need as soon as possible. इसके पीछे क्या? नहीं, not try to meet that need, try to connect with that need, और ask अल्लाह मियाँ कि भाई ये मेरी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो उसकी भी कुछ दुआएं हैं. If I remember correctly, मुझे याद नहीं आ रही इस दुआ. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ बड़ी मशहूर, मुझे क्यों याद नहीं आ रही, आई डोंट नो. तो वो दुआ पढ़ें. If you don't understand what exactly आपको craving हो रही है बहुत ज़ोर से किसी चीज़ की, you are unable to understand what exactly that craving is, तो there is a specific दुआ for that. Okay. तो understanding the need itself, उसके लिए भी आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, भाई मुझे समझाएं प्लीज़ हो क्या रहा है, मतलब what do I exactly do. या फिर in other words अल्लाह ताला से आप ये दुआ मांगें कि मुझे दुआ के जो एग्जैक्ट मुझे मांगनी है वो मुझे सिखा देंगे वो दुआ एक्चुअली है क्या. तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी इसी में आता है. Internal conflict. Internal conflict happens when you are trying to either suppress that need, or you are trying to distract yourself by generating some other kind of a subjective experience. आपको basically you are feeling lonely, आपने कहा चलो जाके मैं Netflix से कुछ डाउनलोड करके मैं देख लेता हूँ, या फिर आपने कोई फूड पांडा से कुछ ऑर्डर कर दिया. तो नीड कुछ और थी, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें. तो येस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन दैट सेंस डेफिनेटली हैपन, खास तौर पे व्हेन यू आर सप्रेसिंग दैट पर्टिकुलर नीड, डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ विद समथिंग एल्स. अनमेट नीड, सही बात. एग्जैक्टली. तो जब आपने उसको सप्रेस कर दिया, तो बेसिकली यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू नो व्हाट्स हैपनिंग. तो वो दुआ में कैसे कन्वर्ट हो, दुआ में उसी को कन्वर्ट होगी ना जब आप उस इंटेंसिटी को फील करेंगे. तो जब आपकी ईगो जो है वो उसको दबा रही है, सप्रेस कर रही है, तो फिर सब्सिक्वेंटली यू विल नॉट बी एबल टू. सही. अच्छा, डोंट बिकम अ फितना व्हाइल फाइटिंग अ फितना. बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आ जाएंगे. लेकिन आई जस्ट वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दिस कि ये कैसे हो रहा है सोसाइटी में. आप कैसे समझ रहे हैं कि ये फितना को फाइट करते हुए हम खुद एक फितना बनते जा रहे हैं. हाउ टू अवॉइड इट? Basically, what do we want to accomplish when we are trying to address a particular problem? Do we want to be proven right? Is it some self-serving agenda that we want to accomplish, or we really want something to get fixed in the society, irrespective of the fact कि वो चीज़ हमें कैसे affect करती है. Okay. मतलब आपका पर्सनल कोई उसमें वो कहते हैं ना अल्टेरियर मोटिव है आपका. Exactly. तो वो अगर अल्टेरियर मोटिव है तो फिर ठीक है, it is very much possible. But I see people all around in politics also. नाम मैंने मुझे नहीं लेने चाहिए obviously. अभी उस पोस्ट में मैंने नाम नहीं लिया था, हालांकि लोगों को हिंट समझ में आ गई, because there was this video circulating on the internet about between दो पैनल्स ड्रॉ कर रहे हैं.
इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक पार्किंग लॉट में खड़े होकर एक दूसरे पे लान तान कर रहे हैं. हाँ. तो आई मीन मिसाल के तौर पे कुरान जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अल्लाह ताला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कुरान में, वो वाक़या जो है कि फ़िरौन को अगर आप जब मुखातब करें तो काइंडनेस के साथ, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी पोलाइट. ठीक है, फ़िरौन आई मीन उसको आपने मुखातब करना है तो यू आर नॉट सपोज टू, बिकॉज द मोमेंट यू आर अटैकिंग समबडी और कह रही तुम क्या बकवास कर रहे हो वगैरह वगैरह, यू नो योर टोन इज़ नॉट करेक्ट, लेट्स सपोज, तो यू आर बेसिकली इंसाइटिंग द ईगो ऑफ द अदर पर्सन. जब आप उसको ईगो को आपने एक्टिवेट कर दिया तो आर यू रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी और यू आर इम्प्रूविंग इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ें ठीक हो जाए. तो वो जिस चीज़ पे वो अड़ा हुआ था बंदा, तो ईगो इंसाइड होने के बाद तो वो मज़ीद डिफेंड करेगा ना अपने आप को, बजाय से कि वो. And this particularly happen when you make something a public spectacle. 10 लोगों के सामने आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट आएगा. अगर आप उसको प्राइवेटली उसको बोलेंगे, प्राइवेटली भी अगर आप उसको इनडायरेक्टली बोलते हैं तो you know the possibility of him understanding and correcting himself is significantly going to be high in that particular way जब उसकी ईगो कम से कम इंसाइड हुई है. सही है. इसका मतलब ये है कि हम जो फितना को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं तो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो मैटर करती हैं, अदरवाइज हम खुद फितना बन सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं, एंड वी आल्सो नीड टू बी वेरी मच सेल्फ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि व्हाई डू वी वांट टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू. डू वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल डेवलपमेंट, या ये हमारा कोई अपना पंगा है जो हम करना चाह रहे हैं. एग्जैक्टली. सही है. एथिज्म का भी एक था पॉइंट. देयर वाज अ क्वेश्चन दैट यू वांटेड टू. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, हमने बात तो की है एथीज़म पे. एथीज़म इज़ essentially an ego problem, which is also a very strong statement. How do you elaborate this? जितनी मुझे समझ में आई है ना, इवन हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो जब रिलीजन ने अपने आप को रिलीजन जब इस्तेमाल हुआ पावर के लिए, people in power has used religion to assert their authority and manipulate people into submission. European history में there is no contradiction in this particular point कि this was going on for a very long period of time. Martin Luther King आते हैं और वो कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, and subsequently Protestants की एक डायरेक्शन निकलती है वहाँ से. तो और जो जिस चीज़ को आप साइंस कहते हैं आज, the kind of modern science is happening the way it is, उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी वो उसी दौर से स्टार्ट हुई. और वो पूरा जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, whether you call it scienticism or whatever you name it, उसके अंदर जितने भी academics हैं, scientists हैं, they specifically want to explain every natural phenomena by minusing any higher authority. Okay. Despite that वो पर्सनली बिलीव करता होगा, उसके साथ आप बैठे बात करें वो शायद एक्सेप्ट भी कर लेगा कि हाँ भाई, बट फॉर्मली ही इज नॉट गोइंग टू एक्नॉलेज. सही है. और ये ट्रेंड शुरू हुआ है जब गैलीलियो मिसाल के तौर पे, गैलीलियो से पहले कॉपरनिकस उसने कुछ चीज़ें डिस्कवर की और चर्च ने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट. और उसमें पीपल इवेंचुअली रियलाइज कि जो अथॉरिटी वो असर्ट कर रहे थे दैट वाज बिकॉज ऑफ के मतलब दे वर यूजिंग रिलीजन टू exert their authority. It was not a genuine devotion towards some higher authority that they were doing into. अच्छा, even आजकल भी जो अक्सर जो 20, 22, 23 साल की जो एथिस्ट हैं, टिपिकली आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा था ज़्यादा जो एक्टिव होता है, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री थोड़ी सी अगर आप उठा के देखें तो you'll find most of them you'll find कि they have some kind of an abusive authority in their family who has used religion to. सही बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. Not in 100% of the cases of course, but you find a significant number. बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ सोच तो. अच्छा, अब जब मैंने सबसे साइकोलॉजी बात करनी शुरू की तो वो उस एंगल से वो कनेक्ट हो गए वो. और when they start इनबॉक्स करते हैं अक्सर सवाल पूछते हैं तो they are like हमें फील होता है बट वी डोंट वांट टू एग्री विद इट. व्हाई? बिकॉज प्रॉब्ली दे आर हैविंग अ प्रोजेक्शन. वो जो रिलीजियस अथॉरिटी और उसको एग्जर्ट करने का जो एक अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड शुरू हो गया है, ये हुआ है बहुत अरसे से हमारे माशरे के अंदर कि वी यूज़ फोर्स और डंडा
एंड सब्सिक्वेंटली जब एक बच्चा ब्रॉट अप होता है उस माहौल के अंदर, तो फिर वो जो गॉड की इमेज बनती है उसके जहन में. इवन आई पर्सनली हैड दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एज अ वेरी हार्श पर्सनैलिटी फिगर जो डंडा लेके खड़ी हुई है, यू नो देयर टू पनिश यू ऑल द टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट कुरान के अंदर या फिर हदीस में भी द मर्सिबल साइड और रहमान रहीम वाली जो साइड है दैट इज मोर एम्फसाइज्ड एज कम्पेयर्ड टू द अदर साइड ऑफ द. बट जो इमेज बना हुआ वो डिफरेंट है. अच्छा, फिर जब आप ज़्यादा बच्चे के साथ करते हैं तो दिस इंसान की फितरत में उसको ज़्यादा आप करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा. दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स ईगो प्रॉब्लम. एंड सब्सिक्वेंटली ईगो आपकी डिफेंस में आती है. वो ईगो बोलती है ओके फाइन, दिस इज द थ्रेट. एंड थ्रेट की जो परसेप्शन है आपकी, रिलीजन बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्रेट दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. तो फिर सब्सिक्वेंटली रैशनलाइजेशन का जो अटेम्प्ट है वो बाद में आता है. Okay. And they find rational arguments कि अच्छा ये मसला है वो मसला है रिलीजन के साथ. Start finding contradictions and वो जब थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारे एतराज़ात उनको आने शुरू हो जाते हैं कि मर्सीफुलनेस के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं. They start raising different questions, but they came, I think, afterwards, once their ego is actually has been incited for a long period of time, and subsequently in an act of rebellion there. So fundamentally it seems like an emotional problem. सही. और अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को उठा के आप देखें तो you'll find a very similar kind of a phenomena, but that happened on a very macro grand scale. सही. तो in that sense. अच्छा, इसमें जो आपने कहा था कि मॉडर्न बिलीव्स ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ दैट सब्जेक्टिविटी इज़ एन ऑब्स्टिकल टू क्लियर थिंकिंग. आप इशू सारा ये है कि एआई से अगर आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं तो आपको यही होता है कि सब्जेक्टिविटी है. आई थिंक आई वाज कोटिंग समबडी एल्स, टेक्नोपोली को मैं, अनिल पोस्टमैन को मैं कोट कर रहा था. आई थिंक बिल्कुल उसमें मुख्तलिफ उसके. हाँ, मेरा सवाल ये है कि उसमें एक अभी आपने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें इंडिया में बेसिकली एक फर्म ने 90% कस्टमर सपोर्ट को फायर किया जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट दैट एआई बॉट. ठीक है. और वो ये कोट करता है कि because the current state of the economy and the failure of the company's human customer support to understand the intricate complexities of their business model, wasn't that the only thing human was, मतलब ये क्या सिर्फ यही चीज़ नहीं थी जो बेसिकली एआई से डिस्टिंग्विश कर रही थी कि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को और सब्जेक्टिविटी को इंक्लूड करके और इमोशंस को इंक्लूड करके वो समझ सके और जजमेंट्स यूज़ कर सके. क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि जो डिबेट है इस पर मैंने भी एक दफ़ा बात की है, कुछ लोगों से और भी बात की है कि एआई से लोग डरे हुए हैं कि जैसे 90% अगर ले ऑफ कर दिए तो डेफिनेटली इट्स अ रेड फ्लैग. लेकिन बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि यार बहुत सारी स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन इमोशंस को एआई कभी भी पैरेलल नहीं कर सकता. तो ये जो वो बातें कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशंस को ह्यूमन सपोर्ट नहीं समझ रही थी और जजमेंट्स काम नहीं कर सकती, उससे बेहतर बॉट काम कर रहा है. और फिर इसमें ये भी आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि एक दफ़ा तो उनके पास पहले बेटा वर्जन लाया गया जिस पे वो एक नॉर्मल क्वेरीज का जवाब दे रहा था बॉट, फिर उसके बाद कस्टमर स्पेसिफिक भी देने लगा. तो उन्होंने कहा पहली फुर्सत में इसको साइड पे करो और एआई को लेकर आओ. तो एआई जिस तरह आ रहा है, जिस तरह लोगों की जॉब अपेरेंटली खा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर फॉर अस, और हमें किस तरह अपने एजुकेशन को, किस तरह अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज करना चाहिए सो दैट वी आर नाउ अगेंस्ट एआई? वो माओ गोडार्ड की आपने टेड टॉक सुनी? नॉट टेड टॉक, पॉडकास्ट, द डायरी ऑफ अ सीईओ के नाम से एक चैनल है. हाँ चैनल देखा मैंने, पॉडकास्ट नहीं देखा. माओ गोडार्ड की पॉडकास्ट है, तो वो ये कह रहा है उसके अंदर कि वी शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एआई, but we should be scared of the people who are going to be developing and deploying AI. Okay, उनकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है. हाँ, उनकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है. Unfortunately, people are selfish. They want to, वो कहते हैं ना कि instead of, I want to be the first one into this thing. Why don't I be the first one to take advantage of some kind of a developing situation? तो अपने फ़ायदे के लिए उस रेस में आगे बढ़ने के लिए दे आर डेवलपिंग थिंग्स जो उनको पर्सनल जब आप उनसे बात करें ना तो दे एक्सेप्ट एंड रियलाइज कि वी आर डेवलपिंग समथिंग वेरी डेंजरस. गलत हाथों में जाएगी तो उसे पता नहीं क्या क्या तबाही होगी. सही बात. बट स्टिल दे आर डेवलपिंग इट. और सुंदर पिचाई जो शायद उसने कहीं पे कहा कि
if I'm going to stop myself, what is the guarantee that there is some guy sitting in some garage who's not going to develop the same thing in the next 5-10 years? क्योंकि selfishness तो हर जगह है. Exactly. It's better कि मैं खुद ही develop करके मैं आगे रेस में आगे आ जाऊँ. Exactly. तो unfortunately वो जो ये वाला जो element है ना कि if you have something dangerous in your hand, जो गूगल का एक और बंदा ना जो रिजाइन किया था रिसेंटली एक आध महीने पहले, तो he literally said I don't want to be the next Oppenheimer. Okay. Oppenheimer is somebody who developed the atomic bomb. So AI is being guarded something even more dangerous than that. Because jobs का एक मसला है, फिर आपकी एक और बहुत मेजर मसला है, बहुत कम लोग उसमें बात करेंगे. You would not be able to differentiate between what is real and what is false. बिल्कुल ऐसे ही. So how that is going to affect the perception of your. Let's suppose there was this TV show जिसके अंदर there was some group who was using AI deepfake to generate interviews and speeches of a politician जो वो बातें कर रहा है जो उसके मुंह से, अच्छा खुद उन्होंने उसको किडनैप करके रखा हुआ है और वो उस इंटरव्यू में वो सारी बातें आ रही हैं जो उसको नहीं कहनी थी बेसिकली, and he is actually making those statements. तो if this is the level of development that actually move forward, तो फिर आप you can imagine the kind of damage it's going to do. हाँ, तो ये तो बात जाहिर है एम्प्लॉयमेंट से बहुत आगे की जाती है, तो फिर डिस्ट्रक्शन, सोशल डिस्ट्रक्शन पे जा रही है बात. सोशल डिस्ट्रक्शन पे जा रही है. फिर देयर इज दिस पॉसिबिलिटी के Harari has been talking about this quite a lot के maybe Sundar Pichai is probably a nice guy, maybe Mark Zuckerberg does not have any that bad, but what about their successors? कल को जो नेक्स्ट बंदा आता है ऐसे ही, तो हाउ डू वी नो कि दे आर द वंस जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. अभी ऑलरेडी राइट नाउ वी हैव लाइक कैन समबडी, आप आखिर तो मैंने मेंशन भी किया था उस पॉडकास्ट में, अगर आपने पॉडकास्ट को देखिए तो द नंबर इज ऑलरेडी देयर. $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो ह्यूमन नीड्स को मैनिपुलेट करके पैसा बना रही है उनसे. 2 ट्रिलियन राइट नाउ. तो अब वी डोंट हैव AI फुली डिप्लॉयड इनटू दिस एक्टिविटी. और जब हो जाएगी जब क्या होगा, उस वक्त किस लेवल की मैनिपुलेशन होगी इंसान, कितने नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये, उससे मतलब द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन. जो आपकी सिंपल सी डिवाइस है जो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी डिप्लॉय नहीं किया आपने, उसके बावजूद दिस डिवाइस इज लिटरली हैज बिकम अ प्रिजन फॉर अस. सही बात है. सोशल क्या नाम है उस डिलेमा जो डॉक्यूमेंट्री है, इस तरह की और भी काफ़ी सारा कंटेंट है. दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, बट दे आर सो मच स्टक दे आर अनएबल टू लीव. और ख़ास तौर पे आपने जो बात की ना अल्टेरियर मोटिव्स की, खास तौर पे कि भाई जो सक्सेसर्स आएंगे उनका क्या, और जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ओशन गेट की जो एग्जांपल थी, तो उनका CEO जो बेसिकली मेकर है वो भी बेचारा साथ मारा गया. लेकिन उसको कितनी दफ़ा कहा गया था कि ये सर्टिफिकेशन करा लो या कुछ, मतलब दिस मटेरियल इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट अंडर वाटर ऑपरेशन. लेकिन उसकी एक ईगो थी, एक उसकी, और इसी तरह के लोग अगर आ जाएं और वो कंट्रोल करने लगे एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी, तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन. एग्जैक्टली. तो ये काफ़ी सीरियस मसला है अनफॉर्चुनेटली. हाँ, और वाकई लोग इस पे तो बात नहीं कर, ये बात कर रहे हैं कि भाई जॉब खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब जॉब तो खा रहे हैं, लेकिन ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स वगैरह, ये दीज आर गोइंग बियॉन्ड एनीथिंग. जस्ट इमेजिन लाइक इन 20 years टाइम पीपल हैव lenses in their eyes जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ चीज़ें ऑगमेंटेड रियलिटी में देख रहे हैं, एंड द कंपनी जो दिखा रही है उनको शो देम समथिंग दे शुड नॉट बी सीइंग. या कोई हैकर घुस जाता है सिस्टम में उनके. जो TV शो है क्या नाम है उसका, ब्लैक मिरर, उसमें देयर आर अ कपल ऑफ एपिसोड्स. आई हैव टू वॉच इट, मैंने भी देखा नहीं. नहीं देखा आपने? यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. सही. सीजन 3 आई थिंक उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि दे हैव दिस lenses जो लोगों ने पहने हुए हैं एंड दे आर यूजिंग इट टू मैनिपुलेट. फॉर एग्जांपल दे आर यूजिंग सोल्जर्स टू अटैक दोज पीपल हु आर एक्चुअली इनोसेंट, और वो उस सोल्जर को बेसिकली अपना एनिमी नज़र आ रहा है उस बिकॉज ऑफ दैट लेंस. तो that level of thing can actually this is not something science fiction. Technology is already there. बिल्कुल. वो lenses already exist करते हैं. वो अपना जो एप्पल का प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में, जो बेसिकली वो तो अभी ग्लासेस के तौर पे आया ना. Exactly. तो ग्लासेस के बाद ही लेंसेज आए थे ना. लेंसेज का पेटेंट ऑलरेडी इज देयर. सोनी ऑलरेडी फाइल कर चुका पेटेंट. तो मार्केट में नहीं आया अभी वो लेंस, बट
जो चिप्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि कोविड के वैक्सीन के थ्रू, द चिप इज ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट. मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं, इट्स ऑन द रिकॉर्ड. हरारी ने इसमें पूरा लिखा था आर्टिकल कि भाई ये चिप्स ऑलरेडी बना रहे हो, तो व्हाट विल द नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्वेलेंस यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. अभी आपको सिर्फ लोगों की आई मूवमेंट के बारे में या दो चार चीज़ों के बारे में पता चलता है, बट उस वक्त आप उनके ब्लड प्रेशर्स और उनकी हार्ट बीट्स और उनकी, तो the level of surveillance that you will have. But right now CIA has enough data to predict an uprising 3 days in advance. सारा डेटा जो आप गैदर करें. अब the point is कि somebody comes forward and जो जिसका कोई ulterior motive है सिस्टम के ऊपर आके बैठता है और वो इसको इस्तेमाल करता है for its own advantage and is manipulating people all around. तो there is no stopping. ख़ास तौर पे आपने बड़े दरिया कूज़ें बंद किया है कि you don't know what's real and what's contrived. यही नहीं पता ना आपको. यही नहीं पता आपको, किस पे भरोसा करेंगे आप. एंड दिस इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट फॉर डिक्टेटर्स टू यूज दैट अनसर्टेनिटी फॉर देयर ओन एडवांटेज. 1954 की किताब है, 55 की या उसी के आसपास की, एरिक फ्रॉम ने शायद 1960s में किसी टाइम पे लिखी है. इट इज़ एनालाइजिंग के लोग इतना हिटलर को क्यों फॉलो करना शुरू कर दिया, लोगों ने मैसोलिनी को इतना क्यों फॉलो करना शुरू कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दे वर स्टॉर्न डिक्टेटर्स एंड दे वर एक्चुअली कर्टेलिंग द वेरी आइडिया जो तकरीबन यूरोप ने 200-300 साल लगाया डेवलप करने में, द आइडिया ऑफ फ्रीडम. सोसाइटी को फ्री किया आपने, लोग फ्री भी हो गए और वो कर रहे हैं जो उनकी मर्जी में आए वो कर रहे हैं, बट स्टिल these dictators become very very attractive. The point was कि freedom basically force you to embrace the uncertainties of life. आपको नहीं पता कि कल मैं ये choice लूँगा तो exactly क्या होगा. And subsequently that uncertainty and chaos kind of developed this tendency among people कि वो किसी dictator को because dictators offering quite the opposite. कह रहे अपनी freedom compromise करो, but I'm going to ensure your security. I'm going to give you a routine. I'm going to give you a very structured kind of environment. और certainty create कर देता है. Certainty create कर देता है, exactly. For the sake of certainty, people compromise their freedom. They are making the most of that fear of uncertainty. हाँ. तो अब जो uncertainty create होगी इसके नतीजे में, anybody can manipulate that. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप जिसके बारे में हमने अक्सर बात की कि सबसे पहले तो एक बज़वर्ड है कि हर कोई बेसिकली बोलता है मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन एंटरप्रेन्योर में वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और बिजनेसमैन में फ़र्क होता है, एंटरप्रेन्योर में फ़र्क होता है. मसला सारा ये कि यू हैव बीन इनटू दिस एंड यू टीच एज वेल. आप एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट हेड करते हैं. बहुत दफ़ा ये कॉन्सेप्ट देखा गया और करते थे. अच्छा, बहुत दफ़ा ये कॉन्सेप्ट देखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है. इट एक्चुअली relates to the households and the communities that you grow in. ये mindset का गेम है. Exactly. तो किस तरह गैप ब्रिज हो सकता है कि जो एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है, लेकिन अगर घरों में और कम्युनिटी बेस्ड सेटअप्स नहीं है, तो हाउ कैन यू ब्रिज दैट गैप? स्विमिंग सिखा सकते हैं आप क्लासरूम के अंदर, पानी होना चाहिए. ठीक है, मैं एक लेक्चर दूँ, एक बड़ा कोई एक्सपर्ट स्विमर आ जाए, उसने जो ओलंपिक्स में बहुत सारे तमगे जीते हुए और वो आपको क्लास में लेक्चर दे, पूरा साल लेक्चर देता रहे क्लासरूम के अंदर. मतलब ओके फाइन, यू विल गेट सम आइडिया कि स्विमिंग ये होती है, अगर मैं पानी में छलांग मारूंगा तो मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट लर्न हाउ टू स्विम. तो वही मसला है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी. इंटरेस्टिंगली जो चीज़ आई थिंक एकेडेमिया रियलाइज़ नहीं कर पा रहा और प्रॉब्ली जो रेगुलेटरी बॉडीज़ ऊपर बैठी हुई जो एकेडेमिया को कंट्रोल कर रही हैं उस लेवल पर वो रियलाइजेशन नहीं आ पा रही. मे बी इट इज़ नॉट इन देयर वेरी नेचर कि जो इंस्टीट्यूशनल मॉडल एजुकेशन सिस्टम का दैट इज प्राइमरीली डिजाइन टू क्रिएट वर्कर्स फॉर द इंडस्ट्री. बिल्कुल, उस पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल. जॉर्डन पीटरसन की भी छोटी सी टॉक थी उस पर. तो और दिस इज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना फ्रॉम अ पर्सन जो एक बिल्कुल नेचुरली किसी कॉन्टेक्स्ट में बड़ा हो रहा है, उसको आपने स्कूल में दाखिल कराया और उसकी वो मोल्ड हो रहा है सही है ख़ास माहौल के लिए. ये जो मोल्डिंग है ना, ये थ्रू कंटेंट नहीं होती. ये जो किताब में जो चीज़ें लिखी हुई नहीं उसके थ्रू नहीं होती. ये टीचर जो भी कहानी सुना रहा है आपको, क्लास में लेक्चर दे रहा है, ये उसके थ्रू नहीं होती. ये उस पूरे माहौल के थ्रू होती है, उस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू होती है जिसके अंदर आप सुबह में भी 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक आप टाइम गुजारते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे बैचेस हैं, 30 की क्लास है या 20-25 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट्स की क्लास है. ठीक है, 2 घंटे आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, बेल बजती है, नाउ यू हैव टू मूव टू somebody else, some other place, focusing on something else.
एग्जामिनेशन बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को evaluate करें. You are appreciated for having answers to the question. वो आंसर जो आपके टीचर ने आपको दिए हैं irrespective of the fact कि आपका दिल कह रहा है कि यार ये पता नहीं क्या बकवास है. बिल्कुल ऐसे ही. राइट, मे बी आप खुद अच्छा अब क्योंकि स्टूडेंट्स का एक्सपोजर बढ़ गया है तो एटलीस्ट मैं तो ये हरकत नहीं करता क्लास में कि मैं अगर स्टूडेंट कोई आर्गूमेंट लेकर आ रहा है तो मैं बोलता हूँ कि फाइन बताओ तुम क्या कर रहे हो, प्लीज शेयर द वीडियो जो डॉक्यूमेंट्री है तुमने मुझे देखी ताकि मैं भी देखूँ, सो दैट वो वाला ज़माना मेरे हिसाब से अब एग्जिस्ट नहीं करता. बट अगेन दिस ओनली वन साइड ऑफ द इक्वेशन. सही. जब आप स्टूडेंट को एवेलुएट बेसिस पे कर रहे हैं कि तुमने क्या लिखना है एग्ज़ाम में और तुम्हारी जो क्विज़ की क्या परफॉर्मेंस होगी, क्लासरूम में किस तरह से तुम बैठे हो, तो फिर उसी चीज़ में फोकस करेगा ना वो. ठीक है. और उसको भी पता है कि हाँ भाई मैं टीचर से एग्री करूँगा, टीचर की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करूँगा, तो मुझे द पॉसिबिलिटी ऑफ मी गेटिंग बेटर मार्क्स इज सिग्निफिकेंटली हाई. तो जो पूरा माहौल क्रिएट होता है ना इवेंचुअली, फिर देयर आर रूल्स, अ वेरी फिक्स स्ट्रक्चर. इतनी एब्सेंसेस हैं, इतनी छुट्टियाँ करेंगे तो आपको सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ वेरी almost a bureaucracy that is there. It is designed to specifically transform that individual into a worker for the bureaucracy. जो बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो जो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है जो उसको दी जा रही हैं, ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं पूछ रहा. मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है या एनर्जी ड्रिंक्स बनाती है, और वहाँ पर जाके सेल्स की डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो और ये सवाल पूछना शुरू कर दें कि ये सेहत के लिए कितनी बेनिफिशियल है इंसान के लिए, तो आप यू नॉट फिट फॉर दैट जॉब. यू शुड नॉट बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस. सवाल ही पैदा नहीं होता. आप प्रोडक्शन में हैं या फिर आप सेल्स में हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई ये जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो ये कैसे. एंड दिस अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. नॉट एवरी प्रोडक्ट बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. किसी ना किसी एंगल पर जाके आप कुछ ना कुछ सवाल डेफिनेटली आप रेज कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट गाड़ियाँ आप बना रहे हैं, आप किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर काम करते हैं, थोड़ा सा लिटरेचर आप पढ़ें एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में तो आपकी रात की नींदें उड़ जाएंगी. एंड यू आर लाइक यार आई एम पार्ट ऑफ दिस थिंग. सही. यू नॉट सपोज टू आस्क. अगर आपको पता चलेगा चीज़ों के बारे में, अगर आप सवाल पूछने वाला दिमाग है, आप रिसर्च करते हैं, तो यू बिकम लिटरली अनफिट फॉर द इंडस्ट्री जहाँ पे दे नीड अ वर्कर हु इज ओबीडिएंट. एंड दिस इज व्हाट द एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली प्रोड्यूस. ये बताएं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी अभी बैक स्टेज बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि कुछ पेपर्स कुछ रिसर्च हो रही है जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, खासकर मेमन कम्युनिटी है, बोहरी कम्युनिटी है, जिसमें काफ़ी कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को. अगर मैं आपसे एक ये बोलूँ कि कोई 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स जो आप समझते हैं कि दीज ट्रेड्स शुड बी लर्न फ्रॉम दीज कम्युनिटी प्रैक्टिसेस टू बी प्रैक्टिस्ड एट होम एवरीवेयर इन दिस कंट्री टू बिल्ड दैट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑल टुगेदर, वो कौन सी 3 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं? बच्चों को आप एक्सपोजर दें बहुत अर्ली, 13-14 साल की एज में उनको किसी भी दुकान में जाके बिठा दें या किसी भी बिजनेस में उनको लेके जाएं एंड लेट देम सी कि व्हाट इज हैपनिंग. ऐसा बिजनेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे दे कैन एक्चुअली सी द एंटायर वैल्यू चेन शुरू से लेकर आखिर तक, फ्रॉम बाइंग टू सारी स्ट्रगल सेलिंग और बीच में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है. बहुत बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बिठा देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सी द होल प्रोसेस. तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन एक्चुअली सी. भले वो हफ्ते में जाके 3 घंटे गुजारें, 4 घंटे गुजारें, 1 दिन गुजार लें, या फिर अगर लेट्स सपोज घर के करीब है तो 2 घंटे गुजार लिए शाम में जाके. आप दैट इज़ वन थिंग, बिकॉज बाय द टाइम यू आर 24 तो यू ऑलरेडी हैव 10 years of experience or 10 years of exposure too. सही बात है. दिस इज वन थिंग. सेकेंडली आपकी जो नेटवर्किंग है ना, दैट इज हैज़ टू बी देयर. विदाउट नेटवर्किंग यू कैन नॉट, बिकॉज आपका सप्लायर अपने नेटवर्क से आता है इन द बिगिनिंग. इनफैक्ट फ्रॉम योर आइडिया टू योर सप्लायर टू योर कस्टमर टू योर इन्वेस्टर टू योर एम्प्लॉई, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर नेटवर्क. सही बात है. अब वो सोल ग्रुप से एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक के ऊपर. लोग अक्सर डालते रहते हैं मेरे पास इतने पैसे में कौन सा आइडिया, मुझे कोई आइडिया दो, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ. तो मैं वहाँ पर ये कमेंट करता हूँ जाके, भाई आपके ये देखो कि नंबर 1 आपका क्या एक्सपीरियंस है, नंबर 2 आपके जो नेटवर्क में लोग हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, एंड देन यू सी व्हाट यू कैन डू. बिकॉज लेट्स सपोज कोई आइडिया आपको अच्छा लग गया और आपके ना आपको खुद एक्सपीरियंस है उस, ना आपके नेटवर्क में किसी को उसका एक्सपीरियंस है, तो मोस्ट लाइकली यू विल फेल. सही बात. ठीक है. तो योर नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफन टाइम ड्यूरिंग माई रिसर्च ऑल्सो आई फाउंड आउट के जो आइडियाज़ थे उन एंटरप्रेन्योर्स के जिनको मैंने इंटरव्यू किया, दे एक्चुअली केम फ्रॉम देयर फैमिली एंड देयर फ्रेंड्स एंड दे सेड कि ओके फाइन, दे डिडंट शो कि यार इसमें पोटेंशियल है. दे सेड कि वी आर 100% श्योर कि इफ यू आर गोइंग टू मेक दिस, तो ये सामने बायर बैठा हुआ है, ही इज गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट. सही. समटाइम तो इवन जो
कस्टमर पहला कस्टमर है, वो आप पहले से आपको बताते हैं भाई ये बनाओ मुझे चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो आपका रिलेटिव है कोई, सही बात। आपके मामू हैं, वो कह रहे हैं यार मुझे ये फलानी चीज़ बना चाहिए, मुझे नई मार्केट से नहीं मिल रही, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, तुम मशीन खरीदो, ये जगह भी है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस थिंग। तो मार्केट गैप आपको पहले ही बता रहे हैं कितना गैप है मार्केट में। सही है, दिस इज हाउ यू दे एक्चुअली स्टार्ट। सही है। तो ये नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी ये कि फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, खासतौर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जितना दूर रह सकते हैं आप। किसी Venture बैंक से अगर capitalist आपने वगैरह। फाइनेंसिंग करवा ली, एक तो इंटरेस्ट है, वो अलग उसकी बेबरकती भी, इफ़ यूर अ मुस्लिम यू शुड नॉट बी। दूसरा, इनफैक्ट जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया था इन माई थीसिस, फॉर माई थीसिस, तो ऑल ऑफ देम सेड के हमने बैंक यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है, लोगों ने बैंक का पैसा इस्तेमाल करना शुरू किया एंड सब्सिक्वेंटली दे कोलैप्स्ड आफ्टर यूजिंग दैट मनी। देयर आर एग्जांपल्स जहाँ पे दे सेड कि हमने भी, हमारा भी एक्सपीरियंस है कि हमने जब बैंक को इन्वॉल्व किया फाइनेंसिंग के लिए, तो इवेंचुअली हमारी जो फाइनेंसेस थे दे गॉट डिस्टर्ब। वाई? बिकॉज बैंक खड़ा होता है एक सर्टेन डेट के ऊपर आके कि भाई पैसे वापस चाहिए मुझे। लेट्स सपोज मार्केट क्योंकि आपकी अनसर्टेन है, इट्स नॉट दैट स्ट्रक्चर्ड। सही है। जिस टाइम पे कंसाइनमेंट डिलीवर करना था वो नहीं डिलीवर हो सका फॉर वट एवर रीजन, बैंक तो खड़ा हुआ है। एंड इफ दिस हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, सो यू आर लाइक यार अब व्हाट शुड आई डू। अब ये 1990s में खास तौर पर जिन लोगों ने स्पेशली स्ट्राइकें हो रही हैं और शहर के हालात आपको पता है, उसके अंदर बिजनेस वाज आल्सो डिस्टर्ब। तो जिन लोगों ने बैंक के साथ इन्वॉल्व करके काम करना शुरू किया, दे गॉट बैंकरप्ट मच मोर क्विकली एंड एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, बिकॉज उनको किसी को रिटर्न नहीं करना है, या फिर उन्होंने अपने किसी रिलेटिव का, जिसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, सही है, ठीक है, उसका पैसा आपने यूज़ किया हुआ। तीसरा है कि आइडिया के पीछे नहीं भागे। चौथा पॉइंट में भी आइडिया के पीछे आप ना भागें। आइडिया इज गोइंग टू इवेंचुअली इमर्ज। आप ये देखेंगे व्हाट यू कैन डू, कीपिंग इन व्यू द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू कैन गेट फ्रॉम योर नेटवर्क। अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें पहले। हाँ, कोई ऐसा, मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कोई ऐसा काम शुरू कर दें जो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा आपको करने का। ऑफ कोर्स थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए इंसान का, बट फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ। सही है। और लेट्स सपोज इनोवेशन कोई आपने लेकर आनी है, तो यू ब्रिंग इट वंस यू आर ग्राउंडेड, आपकी कैश फ्लो स्टेबल हो गया है एंड यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, नाउ यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेयर टू एक्सपेरिमेंट करें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो जाहिर है क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की बात हमने की। मैं असल में सिर्फ एक बात ये चाहता हूँ कि कुछ अर्से पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप जिम में हैं और आप ट्रेडमिल्स को और चीज़ों को दिखा रहे हैं और उसके पीछे आपने एक एनालॉजी ड्रॉ की थी। मैं चाहता हूँ कि आप वो थोड़ा सा रिकाउंट करें यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एम्प्लॉय माइंडसेट एंड एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। प्लीज, कौन सी वाली? देयर आर लाइक 3 वीडियोस जिसको अलग-अलग खड़े हैं और आपने कहा देखें ये जो मशीन है, हाँ, आप इससे बैठे हुए हैं ट्रेडमिल पे, आपने 25 किलोमीटर चल ली है, लेकिन आपने उनको उनकी प्रोडक्टिविटी दे दी, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। दिस इज हाउ कंपनीज एक्चुअली यूज यू, दिस इज हाउ ब्रांड्स यूज यू। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब उसमें आपका अपना कितना माइलेज कवर हुआ, मीन्स यू आर ऑन अ ट्रेडमिल, यू आर कॉन्स्टेंटली रनिंग एंड द कंपनी, मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टीवी शो, ब्लैक मिरर की एक एपिसोड है जिसमें एक देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉब्ली पूरा माशरा उस तरह का उन्होंने दिखाया जिसके अंदर हर बंदा सिर्फ एक जॉब करता है। वो एक साइकिल पे आके बैठता है और साइकिल एक जनरेटर से कनेक्ट हुई हुई है और वो बैठ के साइकिल चलाता रहता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है और उसके एक्सचेंज में उसको पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स के ज़रिए वो कुछ अपनी जो भी चीज़ें उसने परचेज करनी है वो कर लेता है। तो एट द एंड ऑफ द डे what you are actually doing, मतलब how much mileage you have actually covered in this whole process. तो the organization is using you, सारी effort आपकी इस्तेमाल हो गई उसके लिए। you're not just putting up your effort, आपकी जो youth है, जवानी, आपकी एनर्जी, आपकी सारी मोटिवेशन, आपकी पूरा जो टाइम है आपकी लाइफ का, फ्रॉम फॉर एग्जांपल 20 to 30 और 30 to 40, according to Harvard Business Review और मुख्तलिफ और भी इसकी sources हैं, actually there are like 4 different references which say the same point कि the best time to start a business is like when you're 45. अच्छा। उस वक्त आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, आपकी इमोशनल मेच्योरिटी, आप क्या कहते हैं उसको, स्टेबिलिटी, मिड लाइफ क्राइसिस आप गुजर चुके हैं, यू नो, फैमिली थोड़ी सी किसी, तो यू हैव सेविंग वगैरह वगैरह, तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू कैन। तो अब वो जो टाइम था वो सारा का सारा आपने किसी और को दे दिया। ऑलराइट, इट इज़ नॉट प्राइम टाइम था, प्राइम टाइम था आपने। उसके बाद फिर जब आप
बीमारियाँ लेके बैठे हुए होते हैं 50s के अंदर, उसके बाद फिर आप सोचते हैं यार चलो मुझे कुछ कर लेना चाहिए था। एंड यू आर सो मच ट्रैप्ड इनटू दैट सिस्टम बिकॉज ऑफ योर इलनेसेस, योर एक्सपेंसेस, योर लाइफस्टाइल, योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, कि आप नहीं निकलते फिर उसमें से। वही वाली बात है ना कि जो हमने बात की कि बहुत सारी काम एक साथ करने का फ़ायदा ये है कि यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो कहीं ना कहीं वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, आपका नेटवर्क भी क्रिएट हो रहा होता है, एंड बहुत सारी सिनर्जीज आप कलेक्ट कर रहे होते हैं एक साथ। लेकिन अगर आपने एक ही जगह पे या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चलें, फॉर एग्जांपल आपने हायरार्कीज भी कवर की हैं, लेकिन कम से कम 40 साल गुजारने के बाद वो जो माइंडसेट है ना, फॉर एग्जांपल आई हैव सीन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जब जब मैंने बेसिकली इट्स गोना बी 2 years आई एम आउट ऑफ दिस कॉर्पोरेट अरीना, तो तकरीबन 6 महीने तक तो मैं इसी माइंडसेट से बाहर नहीं आया था कि अब सैलरी नहीं आनी है भाई, खर्चे वैसे ही चल रहे थे। सही है, तो शशके वाले खर्चे होते हैं ना, वो भी वैसे ही चल रहे थे कि कोई चीज़ अच्छी लगी, पसंद आई, तो वो जो माइंडसेट है ना आदमी का, क्योंकि उसको कोई पता होता है कि भाई खर्चे जो हो गए ना, अगली तनख्वाह आएगी, सब मसला हल हो जाएगा और हम कंजम्पशन करते रहेंगे। Exactly. तो यही वो माइंडसेट है। Thank you very much for reminding me. This is one of the biggest reason for the success of women community in particular, कि वो अपना जो lifestyle है बहुत minimum रखते हैं। बिल्कुल मिनिमल। और इनफैक्ट एक चिन्यूटी कम्युनिटी के एक बंदे का मैं इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि मेमन कम्युनिटी हमसे ज़्यादा रेजिलियंट इस वजह से है, वाई बिकॉज हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए। हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं स्विट्जरलैंड लेके जाओ या सिंगापुर लेके जाओ हमें वेकेशन में। बट अच्छा, अब दिस इज़ प्रॉब्ली ट्रू फॉर मेमन कम्युनिटी फ्रॉम लाइक 10-15 years बैक। अभी रिसेंटली जो मुझे पता चल रहा है, मेमन कम्युनिटी ने भी अपना बिल्कुल दे आर ट्राइंग टू प्रोग्रेसिव अब हो गए हैं काफ़ी। एग्जैक्टली, खर्चों में थोड़ा प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए इन दैट सेंस। यस, तो अब दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स अगर आपने एक लाइफस्टाइल ही मेंटेन करना है। और अब एलॉन मस्क की लोग मिसालें देते हैं, भाई वो काउच पे सोता था जब वो ही वाज बिल्डिंग, सही बात, उसके पास अपार्टमेंट नहीं था, अपने ऑफिस के जो काउच के ऊपर ही वो ही यूज्ड टू स्लीप। तो आपको एक बहुत लंबा टाइम इस तरह। और ये बड़ी खूबसूरत बात की, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेस ओनर, उन्होंने मुझे बताया कि यार जो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है ना, वो गरीब को नहीं होता है। सही है, वो अमीर को जो डिप्रेशन होता है वो गरीब को नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बंदे के पास एफेक्स है और काम नहीं कर रहे, उस पर काम निकल आया तो कुछ ना कुछ करके करा लेगा, या एफेक्स से बाइक पे आ जाएगा। लेकिन एक बंदे को अगर मर्सिडीज से फरारी से या किसी ऐसी कार से या लैम्बोर्गिनी से उसको आना है, या रोल्स रॉयस से कोरोला पे आना है, तो असल में वो बेचारा मर जाएगा जीते जी, क्योंकि वो उसको हजम ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा होगा प्रोसेस करना, एंड दैट इज सुसाइडल थिंग दैट पीपल गो टूवर्ड्स, कि वो इतने सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि अभी वो ऐसा नहीं हुआ है कि दे आर गोइंग आउट ऑफ मनी या बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, लेकिन सिर्फ ये कि 90% से लेके 9% पे आना, ये भी उनको बारे में नहीं आ रहा होता, तो डिप्रेशन वहाँ होता है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे बिलियनर्स की अगर लाइफस्टाइल को देखें ना, दे आर मेंटेनिंग अ वेरी हम्बल। और उनके घर आप जाके देखें तो बड़े वॉरेन बफेट के लोग मिसाल वॉरेन बफेट की मिसाल देते हैं, वो पुरानी गाड़ी उसके पास है, सब कुछ है। और फॉर एग्जांपल अगर स्टीव जॉब्स की बात भी करें, और वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। तो जब समझ में आता है कि जैसे हम जब काम करते थे कि सेठों को देख रहे हैं कि यार ये सेठ क्यों इस चीज़ में पैसा बचा रहे हैं, ये तो ये कर सकते हैं, ये तो ऐसे कर सकते हैं। तो जब आदमी खुद अपना काम करता है, क्योंकि उसको ये एक सेठ को या एक ओनर को ये फिक्र है कि मुझे तनख्वाहें निकालनी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे मशीन को रवा दवा रखना है। एक एम्प्लॉय को फिक्र नहीं है कि मुझे मशीन को रवा दवा रखना है। दिस एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम दैट इज क्रिएटेड जब आप किसी इन्वेस्टर से पैसा लेके आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, आपने ऑफिस बना लिया, आपने बहुत सारे लोग हायर कर लिए, लम्स के MBAs ये वो, और फिर आप वो क्या नाम है, एयरलिफ्ट, यू टर्न इनटू एयरलिफ्ट सब्सिक्वेंटली। तो जो मैंने बाद में उसकी डिटेल्स पढ़ी, तो दिस इज़ द इम्प्रेशन व्हिच आई गॉट कि उन्होंने अपने एक्सपेंसेस इतने बढ़ा लिए, दे वर ट्राइंग टू मूव वेरी फास्ट। और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी ग्राउंड पहले इस्टेब्लिश करें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। वंस यू आर इस्टेब्लिश तो फिर ठीक है, फाइन, देयर कैन बी अ टाइम कम जहाँ पे आप एक्सपोनेंशियली भी ग्रो कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले बहुत स्लो आपको चलना पड़ता है फॉर लॉन्ग पीरियड। तो यू हैव टू ग्राउंड योरसेल्फ। उसको किए बगैर आप एकदम से बिल्डिंग खड़ी करेंगे तेज़, तो सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूँगा मैं, और लास्ट क्वेश्चन बेसिकली पूरी कॉन्वर्सेशन को कहते हैं ना कि कंक्लूड कर सकता है आराम से। वो ये है कि हमने जितनी बात की है, सेल्फ अवेयरनेस से बात हमारी स्टार्ट हुई थी, हमने काफ़ी सेल्फ अवेयरनेस से बात की, हमने ईगो पे बात की। डोंट यू थिंक सेल्फ अवेयरनेस पे जब ज़्यादा बंदा चला जाता है तो वो सेल्फिशनेस की तरफ आ जाता है, या ही बिकम सेल्फिश? बहुत से लोग इसको मिक्स कर रहे होते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल सेल्फ अवेयरनेस है, मुझे पता है मेरी नीड्स क्या हैं, ठीक है, तो मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दूंगा अपने ख़ानदान में भी, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में भी, कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट। फॉर एग्जांपल आई वांट मेंटल पीस। वांट या नीड? आई नीड मेंटल पीस। नीड क्या आते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई नीड मेंटल पीस, सही है, जिसके लिए मैं फला चीज़ें नहीं करूँगा। सही है। तो नाउ आई एम बीइंग सेल्फिश बिकॉज आई नीड मेंटल पीस। तो हाउ डू यू डिफाइन इट कि यार कौन सी फाइन लाइन है जो कि आपको सेल्फिशनेस से हटा के सेल्फ अवेयरनेस पे लेकर आती है, और दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग? हाँ, देयर इज़ समथिंग, एक इंसान की जो नीड्स हैं उनमें से एक नीड ये भी है कि आपने दूसरों के साथ एक हेल्दी किस्म का रखना है, नंबर 1। नंबर 2, सोशल एनिमल है आप सोशल एनिमल भी हैं। नंबर 2, दूसरे जब तकलीफ में होते हैं ना तो आपको भी तकलीफ होती है। एंड लेट्स सपोज देयर इज़ अ नीड ऑफ समबडी इन योर एनवायरनमेंट, और आप बोल रहे हैं दिस इज नॉट माई कंसर्न राइट नाउ बिकॉज मेरे अपने मसले हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी उस सेंस ऑफ मोरालिटी को, अपने ज़मीर को कहीं पे सप्रेस किया हुआ है, और उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की नीड को आप सेंस नहीं कर पा रहे। सही। फॉर एग्जांपल सड़क के ऊपर आपको कोई बंदा नज़र आता है, जो आप जा रहे हैं, कोई बाइक वाला गिर जाता है, तो व्हाट डू यू डू? लेट्स सपोज देयर इज नोबडी एल्स टू कमिंग अप, तो आप निकल जाते हैं या फिर आप उसकी हेल्प करते हैं। सही है। तो अब आप बोलते नहीं यार कोई आके उसको उठा लेगा, और अब रात का टाइम है, नोबडी इज देयर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? मे बी अब कराची में तो शायद अब निकल जाए, बिकॉज यू माइट थिंक कोई सीन ना किसी ने क्रिएट किया हुआ आर्टिफिशियल, बट लेट्स सपोज द केस इज जेन्युइन। तो दूसरे की जो तकलीफ का जो एहसास है ना, दैट इज़ वेरी नेचुरल ऑल्सो, और अगर वो आपको फील नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट दैट इज देयर, यू आर नॉट सेल्फ अवेयर इन दैट केस। कुछ नीड्स आप, तो एरिक फ्रॉम ने लिखा है इसके ऊपर कि वो क्या, नार्सिसिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ हेट, नार्सिसिज्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ लव। लोग इसको मिक्स कर रहे होते हैं, exactly. इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो नार्सिसिस्टिक होते हैं जो बिल्कुल अपने बारे में सोचने से काइंड ऑफ अ कोपिंग मैकेनिज्म टू overcome that disconnect, that internal conflict that you might, if you want to use that term, or that hatred that you have against a part of your own existence, और उसको suppress करने के चक्कर में suppress आपने कर दिया, अब उसकी वजह से एक vacuum create हो रहा है। अब now another part of your being, your ego specifically, is trying to compensate that self rejection, and subsequently फिर you act in a way जिसके अंदर you are only thinking about your own self, तो आपकी जो empathy है ना वो disappear हो जाती है in that sense। ज़बरदस्त। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे याद आया कि मैं अक्सर पूछता हूँ, सबसे नहीं पूछता, लेकिन जहाँ मुझे लगता है मुझे पूछना चाहिए और इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा वहाँ मैं ज़रूर पूछता हूँ। वो ये है, कोई ऐसा सच जो आपको पता हो सच है लेकिन मेजॉरिटी आपसे एग्री नहीं करती है, सो व्हाट वुड बी दैट सच? मेजॉरिटी एग्री नहीं करती, मेजॉरिटी एग्री नहीं करती, बट यू नो दैट्स बहुत सारे। इनफैक्ट आई कैन ओपन माय टाइमलाइन ऑफ फेसबुक, और टिपिकली मैं इसी तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपका रीसेंसी का एलिमेंट हो जिसमें कि इट्स बिन डिस्ट्रॉइंग द सोशल, जैसे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और ये सच है जो आप बेसिकली कह रहे हैं लेकिन लोग आपसे एग्री नहीं करते। व्हाट कैन बी दैट वन थिंग? हाँ, देयर आर सो मैनी। मिसाल के तौर पे अभी अगर आपने थोड़ा सा इस एंगल से अगर एक कीवर्ड डाल दिया इकोसिस्टम, तो मे बी आपकी जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल योर कंजम्पशन पैटर्न्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डैमेज दैट यू डू एज अ कंज्यूमर टू द एनवायरनमेंट। जितनी बड़ी आप गाड़ी चला रहे हैं उतना ज़्यादा आप डैमेज क्रिएट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा जो है वो आप मुल्क पे कर्जा चढ़ा रहे हैं, बिकॉज ज़्यादा बड़ी गाड़ी है तो ज़्यादा पेट्रोल पिएगी, पेट्रोल आपका मुल्क जो है वो सूद पे कर्जा लेके। अब मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि क्या पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी, हमें लग्जरी आइटम जो इंपोर्ट करते हैं वो कंज्यूम करनी चाहिए? वाई? बिकॉज हम सूद पे कर्जा लेते हैं IMF से या दूसरे इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनसे हम सूद पे कर्जा लेते हैं, उसके बाद फिर हम चीज़ें खरीदते हैं। जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरा नहीं हो रही होती हैं, उसके बाद भी बहुत एक बड़ी तादाद है, मे बी 5% ऑफ द होल पॉपुलेशन, बट इट्स अ ह्यूज नंबर जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रेफर करती है, जिसके पास ज़रा से पैसे आएंगे वो फ़ौरन से जाएगा किसी भी इंपॉर्टेंट आइटम, डिस्पाइट द फैक्ट देयर माइट बी सम लोकल अल्टरनेटिव अवेलेबल। सही। सैनिटरी के आइटम्स आपके लोकली बनते हैं, बट पीपल प्रेफर, अगर उनके पास पैसे होते हैं वो इंपोर्टेड खरीदते हैं जाके। सही। गाड़ियाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोकली असेंबल भी हो रही हैं, लेकिन यू विल प्रेफर कि मैं 100% बाहर से इम्पोर्टेड, इफ़ यू हैव मनी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बेहतर है कि इस्तेमाल करें, लेकिन हराम नहीं है। हराम नहीं है? हराम नहीं है। अच्छा। मैंने कहा यार ओके फाइन,
मतलब आप अपने आप को फिर वो एक और मुफ्ती साहब हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को कवि दिखना चाहिए। कवि का मतलब ये है कि आपके पास एक लैंड क्रूजर हो जो आप सूद पे कर्जा लेके खरीदें। व्हाट डज दैट मीन? या कवि का मतलब ये भी शायद निकल सकता है कि you should be self-sufficient, or maybe as a country you should be self-sufficient, because अगर आप self-sufficient है तो you have that courage to take a stand and say anything. अब राइट, अब हम जो है भीगी बिल्ली की तरह जो है पूरी दुनिया के सामने खड़े होते हैं बिकॉज हमने कर्जा लेना दुनिया से है, और उस कर्जे में हम लैंड क्रूजरें भी खरीद रहे हैं और हम पेट्रोल भी खरीद रहे हैं लैंड क्रूजर में डालने के लिए, और हम बहुत सारी लग्जरी आइटम्स परचेज कर रहे हैं। एंड आई डोंट सी रिलीजियस स्कॉलरशिप सेइंग एनीथिंग ऑल अबाउट दैट. So this is something that should be recognized as soon as possible. This is the truth. I mean, what is being ignored? Exactly. तो इसमें this is one thing. अच्छा, environmental factor तो मे भी शायद वो कहीं किसी खाते में ही नहीं लाते ना हम, तो वो तो the third world. वैसे भी पाकिस्तान का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है ग्लोबल एमिशंस के अंदर इज लेस देन 1%. Despite all these land cruisers, but thankfully we are so much poor. Let me repeat this statement कि हम अगर हमारे पास पैसे होते तो हम जो है वो अपनी लग्जरी को फर्दर एनहांस करके अपना जो इम्पैक्ट है हमारा फुटप्रिंट हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका होता. तो हम गरीब इतने कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको. चले, थैंक यू सो मच सर फॉर अपीयरिंग. और इस कॉन्वर्सेशन से और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं इंशाल्लाह. अगर कोई अपॉर्चुनिटी लगी तो वील कॉल यू बैक, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि वी हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस. सही है. और जिस तरह मैं आपको फॉलो करता हूँ, इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा. आपका जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, बट यू आर ओनली अवेलेबल ऑन फेसबुक पेज, राइट? दैट्स योर पर्सनल प्रोफाइल. मैं जो ख्यालात मुझे आ रहे होते हैं वो जो मैं सिर्फ फेसबुक पे ही शेयर करता हूँ. इंस्टाग्राम पे भी है. That's my personal profile. OMAR space JAVAID. उमर जावेद. ज़रूर फॉलो कीजिएगा इनको, क्योंकि मैंने तो बेसिकली इनको आई जस्ट कॉल्ड हिम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोफाइल, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो इतना डीप है कि आप जितना करते चले जाएं आपको सवाल मिलते जाएंगे और जवाब भी आते जाएंगे, उनसे ही मज़ीद सवाल निकलेंगे. सो थैंक यू वेरी मच सर. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने राय से आगाह करते रहिएगा ताकि हम और मज़ीद क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहें. और जुड़े रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए. थैंक यू वेरी मच. फहद रज़ा हियर. खुदा हाफिज़.